Assalamu alaikum, bachcho. I hope you're doing well. So here I am Dr. Shahriyar, founder of Medical Training Skills, currently doing FCPS emergency medicine at Aga Khan University Hospital, Karachi. So today, the agenda of this session or the webinar is to tell you about the FCPS preparation because ये preparation आप लोग अब करना start कर दोगे. Mostly those who are done with the house job या जिनकी house job खत्म होने वाली है, you people are going to prepare in the FCPS August attempt. इसके अलावा मैं जे कैट के बारे में भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप अपना जे कैट भी पास कर सकते हो बिकॉज मैनी स्टूडेंट वांट टू परस्यू फॉर एमडी एमएस पार्ट. फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर आगा खान की रेजिडेंसी एग्जाम के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि उसकी भी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है. तो आपको ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगा कि किस तरह से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, किस तरह से आप इसको पास कर सकते हो. आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी चीज़ आपके माइंड में है, आप लोग लाजमी चैट सेक्शन में पूछें बिकॉज आप लोग जितना टाइमली क्लियर करोगे, जितनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा थ्रू आउट योर लाइफ बिकॉज यू पीपल डोंट हैव टाइम टू वेस्ट इन योर लाइफ. आप लोग रेजिडेंसी में जितना जितना दूर होते जाओगे उतना उतना आप लोग डिसहार्ट होते जाओगे. करने को आप अगले साल की रेजिडेंसी की तरफ भी जा सकते हो, उससे अगले साल भी जा सकते हो, डजेंट मैटर. आप लोगों के पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है. बट डेफिनेट सी बात है, जब आपने एक इकट्ठा पढ़ना होता है आप कहते हो कि यार एक ही बारी मैं करूं क्योंकि खुद अंदाजा लगाएं व्हेन यू विल बी, अगर आप रेजिडेंसी नहीं करते बाद में आपका थर्टीज में जाके प्लान बनता है मैं रेजिडेंसी करूं तो आपका जूनियर आपका कंसल्टेंट होगा. तो इस तरह से तो चीज़ें आप लोग को डिप्रेस करेगी. राइट, तो ये तो कुछ रियलिटी की बातें होती हैं. बाकी यह है कि एफ सी पी एस क्यों मुश्किल समझा जाता है, क्यों इतने ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर ये चल रहा होता है कि हमारा फेल हो गया FCPS, सब स्टैंडर्ड एग्जाम है, ये वो चीज़ें हैं. हाँ, नो डाउट FCPS इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज एग्जाम, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती है जो कि बड़ी फजूल पूछी होती है. बट फ्रॉम द लास्ट ईयर जो नवंबर अटेम्प्ट है और अगस्त अटेम्प्ट है, अगस्त में थोड़ी सी चेंजेस आई है FCPS में. नवंबर अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था उसमें क्लिनिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने लग गए थे, लाइक देवर प्रॉपर क्लिनिकल क्वेश्चंस. अगर आपका नॉलेज अच्छा है यू पीपल कैन इजीली टेक दैट क्वेश्चन, आप आसानी से उसका आंसर बना सकते थे. और उसके बाद जो फेब अटेम्प्ट आई है, उसके बाद जो मई अटेम्प्ट आई है, उसके अंदर अगेन अब वो क्लिनिकल क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं और जो बेसिक का पूल है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. तो हाउ यू पीपल कैन एस, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डिस्कस करते हैं, ब्रेक डाउन करके. मैं आपका वाइट बोर्ड ऑन कर दूं ताकि आप लोग देख सकें. राइट, मैं दोनों चीज़ें ही बताऊंगा. अच्छा, और ना मैं आपको जो प्रिपरेशन बता रहा हूँ उसमें मैं तीन चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ. एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से आप FCPS के एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग की हो रही हो. साथ ही मैं बता रहा हूँ कि किसी ने आगा खान का एग्ज़ाम देना है तो उसकी किस तरह से प्रिपरेशन हो रही हो. और साथ ही मैं बताऊंगा किसी ने जे कैट देना है तो उसकी किस तरह से प्रिपरेशन हो रही हो. और साइड बाय साइड में एक ये भी चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आपका माइंड सेट होगा तो आप आगे MRCP, MR कैम और MRCS अपने इसी साल में दे सकते हो क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन ओपन होनी है. तो जिसका दिल करेगा वो इस वेबिनार के बाद सोच के अपनी बुकिंग करवा के MR कैम वगैरह की, MRCS की वो दे पाएगा. राइट, चले. अब मैं इधर से करूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से डिवाइडेड है. मेरा असल में पेन नहीं चल रहा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी व्हाई माय पेंसिल इज नॉट वर्किंग. ओह सॉरी, इसकी चार्जिंग नहीं है. चलें, एक दो मिनट के बाद हम पेंसिल चला लेंगे. वन बाय वन मैं बताता हूँ. अच्छा, मुझे ये पहले पे तो आप लोग खुद बताएं, सब आप लोग की हाउस जॉब खत्म हो चुकी है? आर यू पीपल डन विद योर हाउस जॉब? आप लोग की हाउस जॉब खत्म हो गई है? ये भी आप लोग की हाउस जॉब खत्म होनी है? एट द एंड ऑफ जून खत्म होनी है. और कौन कौन आप लोगों में से अगस्त अटेम्प्ट दे रहा है और कौन कौन नवंबर अटेम्प्ट दे रहा है?
ओके, सो कुछ बच्चे नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ बच्चे अगस्त अटेम्प्ट दे रहे हैं। एंड ऑफ जून में ख़त्म होनी है, किसी की 15 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जानी है, तो यानी ख़त्म होने वाली है। अच्छा, इस बारी जो आप लोग की अगस्त अटेम्प्ट है उसकी आप लोग को अगर देखें तो किस डेट को बनती है, 4 अगस्त को आप लोग की इस बारी एफसीपीएस की अटेम्प्ट आ रही है, राइट। 4 अगस्त को, वरना हमेशा जो होता था ना 20 अगस्त को होता था, यानी आपके पास और टाइम कम है। जून के एंड पे अगर आपकी खत्म होनी है तो आपके पास जुलाई तक है, और फिर उसके बाद आपके पास 15 दिन है, यानी यू पीपल हैव 50 डेज मैक्सिमम। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप कर लो 50 डेज के अंदर, क्योंकि जो नेक्स्ट इंडक्शन साइकिल आने वाला है ना, दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यू कैंडिडेट्स। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 एग्जाम किसकी हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे एफसीपीएस की, एक बात करेंगे हम जे कैट की, एक बात करेंगे हम एकेयू एग्जाम की। क्यों आप लोगों को एफसीपीएस अगस्त अटेम्प्ट दे देना चाहिए? क्योंकि आप लोग की जो इंडक्शन होनी है एफसीपीएस की, वो होनी है जनवरी के अंदर, और जनवरी से पहले पहले 2 अटेम्प्ट आनी है, अगस्त अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट। ओके, नवंबर अटेम्प्ट। अगर आप अगस्त फेल हो जाता है तो यू पीपल हैव द चांस ऑफ नवंबर अटेम्प्ट। अगस्त और नवंबर अटेम्प्ट में से अगर आप में से आपका कोई भी एक एफसीपीएस पास हो जाता है, तो यू पीपल कैन सिट इन द जनवरी अटेम्प्ट। और जो जनवरी अटेम्प्ट है, इसके अंदर जो एक्सपीरियंस के मार्क्स है वो चेंज होने वाले हैं। पहले होता था जो BHU RSC THQ, जो बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के होते थे ना, उसमें 2 साल अगर किसी ने काम किया हुआ है तो उसके 10 मार्क्स होते थे। और जो हार्ड एरियाज है उसके पिछली 2 इंडक्शन से एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिल रहे थे। ओके, तो 10 और 5 मार्क्स मिला के 15 मार्क्स होते थे। अब जो पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी BHU और RSC के अंदर हैं, उनके पास ये 15 मार्क्स है, तो 50 मार्क्स ना भी हो उनके पास ये 10 मार्क्स होते थे। और जब उनके पास ये 10 मार्क्स होते थे तो उसकी वजह से एक एक मार्क इंडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। तो 10 मार्क्स हैड वेरी ग्रेट इम्पैक्ट। लेकिन अब क्या होने वाला है, ये जो हार्ड एरियाज के 5 मार्क्स है ये खत्म होने वाले हैं। जो इस साल की जुलाई की पॉलिसी आई है, जुलाई की इंडक्शन की पॉलिसी, आप वो पढ़ सकते हो। उसके अंदर ये मेंशन कर दिया गया है कि जनवरी 2026 से ये वाले सारी चीज़ें चेंजेस आने वाली है। और दूसरी चेंज जो आने वाली है, वो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के 10 मार्क्स होते थे, वो 10 मार्क्स की जगह 5 मार्क्स होने वाले हैं। यानी जो 15 मार्क्स लोगों को मिल जाते थे, जो आप लोगों के सीनियर्स हैं, उनके सिर्फ पीछे 5 मार्क्स रह जाएंगे। तो उनके लिए ये नुकसान की बात है, आप लोगों के लिए ये फायदे की बात है, क्योंकि यू पीपल कैन गेट इंडक्शन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आप पहली अटेम्प्ट में इंडक्शन हासिल कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आई आई हैव माई फ्रेंड्स इज वेल, जो जिनकी इंडक्शन होगी पहली अटेम्प्ट के अंदर, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी इन PIC इन FCPS विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो आप लोगों के जो सर्जरी वाले, खासतौर पे सर्जरी एंड सर्जिकल सब स्पेशलिटी वाले लोग हैं ना, उनको तो इंडक्शन आसानी से मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मेडिसिन वालों को फिर भी थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा, लेकिन जो सर्जरी जिन्होंने करनी है उनको ये चीज़ बहुत फायदा देगी। अब आ जाते हैं हम FCPS पे। FCPS के मल्टीपल सब स्पेशलिटीज होती हैं। मेडिसिन का पेपर भी होता है, फिर सर्जरी का पेपर होता है, गायनी ऑप्स का पेपर होता है, रेडियोलॉजी का पेपर होता है, पैथोलॉजी का पेपर होता है, डेंटिस्ट्री का पेपर होता है, और कोई एक आध चीज मैं भूल गया हूँ उसका भी पेपर होता है। अब जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑलमोस्ट ये पेपर, अब इन सब पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, उनमें कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ करती थी पहले, लेकिन अब थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन ये आई है। जो पेपर 1 है, दैट विल बी मोर ऑफ अ बेसिक। इसमें ज़्यादातर बेसिक चीज़ें होंगी, यानी बेसिक सब्जेक्ट्स आपकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, इस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे। जो आपका पेपर 2 है, उसमें थोड़ा सा आपकी स्पेशलिटी स्पेसिफिक एरियाज को अब टच करना शुरू किया गया है पिछली नवंबर अटेम्प्ट से। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। जो आप लोग को सारे गाइडेंस पुराने लोग दे रहे होते हैं ना, वो कौन सी गाइडेंस दे रहे होते हैं, वो दे रहे होते हैं उस जमाने के हिसाब से जिसमें रफीउल्लाह के पॉइंट्स कर लो और SK कर लो तो आपका पेपर फ्लाइंग कलर से पास हो जाता था। लेकिन अब वो पास नहीं होता। अगर आप अब रफीउल्लाह करके जाते हो और SK करके जाते हो, यू विल फेल। यू विल फेल विद वेरी, अगर आपके अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं, आप फेल हो जाओगे। अगर आपके अच्छे कॉन्सेप्ट हैं ना, आप फिर भी पास हो जाओगे। पास से चीजें रिपीट होती हैं, अभी भी होती हैं, आप लोगों ने वो चीजें करनी है, लेकिन आपने सिर्फ पास पे रिलाई नहीं करना। अब आप लोग को 2 चीजें आनी चाहिए।
अगर आपने एफसीपीएस पास करना है, आपको थ्योरी भी आनी चाहिए और आपको पास भी आना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आप करोगे तो यू पीपल विल पास। अगर आप एक चीज को उठाओगे, आप कहोगे मैं यार सिर्फ थ्योरी कर लेता हूँ और मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। तब भी आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आप सिर्फ पास एमसीक्यूज करोगे तब भी आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोग पास कर जाएंगे, लेकिन मोस्टली पास नहीं करेंगे एक चीज करके। मतलब हो सकता है कुछ लोग कर जाएंगे सिर्फ थ्योरी करके भी, कुछ लोग होंगे जो पास कर जाएंगे, कुछ पास पेपर करके भी सिर्फ पास कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब करें। आप लोगों ने अपने आप को तो सेफ साइड पे लेके खेलना है, राइट। अब आप लोग पूछोगे कि ये किस तरह से करनी है और कितने दिन में हो सकती है। एफसीपीएस की प्रिपरेशन कहीं 40 डेज से लेके आप 100 डेज के अंदर कर सकते हो। एनीथिंग बिटवीन दैम, इजीली यू पीपल कैन पास एफसीपीएस फ्रॉम 40 डेज टू 100 डेज। ये मैं 40 डेज का लिमिट क्यों लगा रहा हूँ? ताकि जिन्होंने अगस्त अटेम्प्ट देनी है तो वो ये डिसहार्ट ना हो कि हमारे पास दिन नहीं होंगे। आप लोगों के पास इतने दिन है कि आप पास कर सकते हो। आप 40 डेज के अंदर भी अपना एफसीपीएस पास कर सकते हो, राइट। अब कौन कौन सी बुक्स आप लोग को आनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें? अब मेडिसिन का पेपर और सर्जरी का पेपर और गायनी का पेपर, रेडियोपैथो, इसका पेपर 1 पेपर 2 में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि रेडियोलॉजी का बिल्कुल रेडियो स्पेसिफिक पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। मेडिसिन का बिल्कुल मेडिसिन स्पेसिफिक पेपर आएगा, सर्जरी का बिल्कुल सर्जरी स्पेसिफिक, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है जे कैट के अंदर। जे कैट का जो पेपर 2 होता है वो स्पेशलिटी स्पेसिफिक होता है और वो बहुत अच्छा पेपर होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पाकिस्तान में अगर कोई एक अच्छा पेपर बना देखा है ना, तो व्हेन आई अपेयर्ड इन जे कैट एग्जाम लास्ट ईयर, तो उसमें स्पेशलिटी स्पेसिफिक पहली बार ही हुआ था 75% के साथ, जो कि बाद में कैंसिल खैर हो गया था। उसमें 75% में सिर्फ 100 बच्चे पास हुए थे 5,000 में से। अल्हम्दुलिल्लाह आई पास दैट टू। दैट वाज टू गुड। वो बहुत अच्छा एक बड़ा स्टैंडर्डाइज एग्जाम था। आप जे कैट पर बैठोगे तो आप एटलीस्ट बाहर आके आप कहोगे कि यार इन्होंने पेपर अच्छा बनाया हुआ है। तो वो पेपर अच्छा होता है। तो अगर आप जे कैट दे रहे हो तो आपको अपनी थ्योरी की फाइनल ईयर की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। मेडिसिन के लिए आपको मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी जे कैट में, सर्जरी के लिए सर्जरी बेले पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत, या डोगर, और गायनी के लिए 10 टीचर्स। लेकिन आप एफसीपीएस में अगर बैठ रहे हो, आपने सिर्फ एफसीपीएस देना है, तो फिर आपको मेडिसिन की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सर्जरी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको गायनी की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। आपको इनकी बुक्स पढ़ने की अगर आप एफसीपीएस दे रहे हो तो जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दिस मिसकंसेप्शन आप लोग की एफसीपीएस की तैयारी में बहुत बड़ी हिंड्रेंस डाल सकती है। एफसीपीएस की तैयारी अभी भी मोस्टली बेसिक्स की चीजों से आता है। बेशक पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा सा क्लिनिकल हो गया है, लेकिन स्टिल इतना ज्यादा क्लिनिकल नहीं हुआ कि वो बुक्स आप लोग को हेल्प आउट करेगी। कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा हेल्प आउट करेगी? सबसे पहले हम आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में आपको क्या हेल्प आउट करेगा? थ्योरी में आपको जो चीज कम दिनों में सबसे ज्यादा हेल्प आउट करेगी है वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड इज अ वेरी गुड बुक, इज अ वेरी कंसाइज बुक। आपने फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देना है उसमें आपको हेल्प आउट करेगी। दूसरी बुक जो आपको हेल्प आउट करेगी अगर आपकी फिजियोलॉजी कमजोर है, फर्स्ट एड है, जो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड है। मतलब सारे चीज़ों में ये बेस्ट है। उसके अलावा कौन कौन सी बुक स्पेसिफिक पे आ जाते हैं? बीआरएस, अगर आपको फिजियोलॉजी कमजोर है, या कुछ बीआरएस के टेबल्स और टॉपिक्स आप लोग वैसे भी कर लेना, या जो पार्ट आपका कमजोर है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वीक एट सीएनएस, वीक एट एंडोक्राइनोलॉजी, वीक एट नेफ्रोलॉजी, इट डिपेंड्स ऑन यू, वो वाला पार्ट बीआरएस से फॉर फिजियोलॉजी कर सकते हो। फिर आ जाते हैं एनेटमी के लिए। एनेटमी के लिए कुछ जगहों पे कहेंगे कि मिनी स्नेल्स, लेकिन इतनी अच्छी कोई मिनी स्नेल्स लिखी नहीं हुई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी अच्छी वो नहीं लिखी हुई। जो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ, मिनी स्नेल से बेहतर आप पता है क्या कर सकते हो? आपके पास है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर आप लोग में से किसी को याद हो, 100 पॉइंट्स होते हैं, 100 पॉइंट्स ऑफ, मुझे जहन से निकल गया नाम, स्टेप्स की तैयारी में यूज किए जाते हैं। अ, शायद आप लोगों में से पता हो, शेल्फ नोट्स, वेरी गुड। हाँ, 100 पॉइंट्स जो होते हैं शेल्फ नोट्स के, उस वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और उनमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा एफसीपीएस में बने होते हैं। 100 पॉइंट्स ऑफ शेल्फ नोट्स करें, ये आपको ना इंटरनेट पे एक पावर पॉइंट पड़ी होगी स्लाइड शेयर पे। स्लाइड शेयर पे शेल्फ नोट के 100 पॉइंट्स की एक पावर पॉइंट पड़ी होगी, आप वो डाउनलोड कर लें अगर आपके पास बुक नहीं है। एक ये आपको हेल्प आउट एनेटमी में बड़ा कर देगी। फिर आपको एनेटमी में और क्या चीज़ ज़्यादा हेल्प आउट करेगी?
एनेटमी में आपको कोई चीज़ नहीं, जो आपकी फर्स्ट एड है ना, फर्स्ट एड में से अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। जिन्होंने तो मेरे लेक्चर सुने होंगे उनको तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब फर्स्ट एड वाला ही बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। एब्डोमेन पेल्विस के लिए थोड़े बहुत कोई लेक्चर सुन लेना, कहीं से कोई लेक्चर सुन लेना, खास तौर पे जो गायनी के लोग हैं और जो सर्जरी के हैं, क्योंकि एब्डोमेन पेल्विस और पेरिनियम में से गायनी और सर्जरी के पेपर में रिलेटिवली थोड़े से एमसीक्यूज की परसेंटेज ज़्यादा आती है। यानी अगर मेडिसिन के पेपर में एब्डोमेन पेल्विस से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, तो गायनी और सर्जरी के जो पेपर होगा उसमें इसमें से कोई 15-16 एमसीक्यूज आ रहे होंगे। तो अच्छी खासी परसेंटेज ज्यादा होती है, इसलिए जो एब्डोमेन पेल्विस है ना, वो आप लोगों ने खास तौर पे जो सर्जरी और गायनी के एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने अच्छे से करना है, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटमी किनको फायदा देगी? हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटमी आप लोगों ने जिसने भी करनी है, आप मिनी स्नेल से बेहतर है, जो सा टॉपिक नहीं समझ आ रहा वो प्रॉपर जो स्नेल की बुक है उससे कर सकते हो, प्रॉपर केएलएम से कर सकते हो, प्रॉपर बीडी से कर सकते हो। जो समझ नहीं आ रहा सारा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? जो पास पेपर में देखो, रफीउल्लाह के पॉइंट्स देख लो, या पास पेपर में डबल ए खोल लो, इनमें से खोल लो जो से क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं ना, वो वाला टॉपिक आप केएलएम स्नेल या कहीं से भी एक बारी कर लो, ताकि आपके जहन में उसकी एक पिक्चर बन जाए। हेड एंड नेक और न्यूरो ज्यादातर डेंटिस्ट्री में फायदा देती है, जिन्होंने ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का दे रहे होते हैं उनमें इसमें से ज्यादा आता है। लेकिन हेड एंड नेक में से खास तौर पे, लेकिन जो न्यूरो एनाटमी है और न्यूरो फिजियोलॉजी है, न्यूरो एनाटमी एंड न्यूरो फिजियोलॉजी, इसमें से हर स्पेशलिटी के पेपर में 15 से 20 एमसीक्यूज आते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सबसे ज्यादा बच्चों के फेल होने की जो वजह होती है, सबसे ज्यादा बच्चों के फेल होने की जो वजह होती है, दैट इज न्यूरो एनाटमी और न्यूरो फिजियोलॉजी का ना आना। मैंने जितने भी एफसीपीएस के पेपर देखे हैं उसमें 15 से 20 एमसीक्यू न्यूरो एनाटमी और न्यूरो फिजियो के आते हैं, जो कि बच्चों के 90% गलत होते हैं। ये चीज याद रखनी है। इस पे मैं सिर्फ इस वजह से जोर नहीं दे रहा कि ये न्यूरो आप लोग कर लोगे, इस वजह से जोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह न्यूरो है। न्यूरो का एक मेजर, ये इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे कहेंगे कि यार ये एक पोर्शन है मैं छोड़ देता हूँ बाकी मैं सारी तैयारी कर जाऊंगा। लेकिन यार एक पोर्शन में से कभी 15-20 तो नॉर्मल है, ये 15-20 है जो नॉर्मल आने ही आने हैं। आप मेडिसिन में बैठोगे आएंगे, आप सर्जरी में बैठे होंगे तब भी आएंगे, आप गायनी का पेपर दे रहे होगे इसमें भी आएंगे। ये 15-20 है जो मैं मिनिमल बता रहा हूँ। ये अप टू 30 तक भी जम कर जाता है, और अगर ये 30 तक जम कर गए ना, सबसे बड़ी आपके फेल होने की वजह ये न्यूरो बनेगी। तो न्यूरो को अपना अच्छा कर लेना। न्यूरो के लिए आप क्या कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, ये अब आप लोगों पे डिपेंड, खुद पे करता है, आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो। न्यूरो के लिए जो आपको चीज़ें आनी चाहिए वो आपको क्रेनियल नर्व्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज क्रेनियल नर्व से होते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स अच्छे से आनी चाहिए, उनके फंक्शंस आने चाहिए, वो किधर से गुजर रही हैं ये आना चाहिए, उनकी एनेटमी आनी चाहिए, क्रेनियल नर्व्स आनी चाहिए। फिर आपको ब्रेन के क्रॉस सेक्शंस आने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि लीजन, लोकलाइजेशन ऑफ लीजन, कि किधर ब्रेन आपके डैमेज हुआ है ब्रेन में, या आपके स्पाइनल कॉर्ड में किधर डैमेज हुआ है, तो क्या चीज अफेक्ट होगी। तो दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। न्यूरो एनाटमी में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। उसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, हाइपोथैलेमस के फंक्शन आने चाहिए। फिर उसके अलावा आप लोगों को हाइपोथैलेमस के अलावा एक और चीज़ होती थी, हाँ, सर्कल ऑफ विलस। सर्कल ऑफ विलस आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो किधर किधर सप्लाई करती है, राइट। तो ये भी आप लोगों के वैसे ना काफी हद तक चीजें फर्स्ट एड कवर वैसे कर देती है। फर्स्ट एड काफी अच्छा कवर कर देती है, और जिन्होंने तो मेरे फर्स्ट एड के लेक्चर्स देखे हुए हैं या जो देखेंगे, तो फर्स्ट एड के मेरे जो लेक्चर्स है उसमें न्यूरो के साथ मैंने सेकंड ईयर की न्यूरो एनाटमी वाली चीजें भी ऐड ऑटोमेटिकली कर दी थी, जो सेकंड ईयर के लेक्चर्स है। तो न्यूरो को बहुत अच्छे से कर लेना, यहाँ से भी करना, लेकिन इसको एज अ चॉइस छोड़ के ना जाना, जिस तरह से सेकंड ईयर में हमेशा छोड़ के जाते हैं कि यार ये चॉइस है एक ऐसी क्यों आना, छोड़ो इसे। ये आपका एफसीपीएस फेल करवा देगा वरना। तो न्यूरो इज अ की पॉइंट टू पास योर एफसीपीएस, बिकॉज इसका एक बड़ा मेजर पोर्शन आपको पेपर में नजर आएगा, राइट। अब हम आ जाते हैं, एनाटमी और फिजियो हमने देख ली। तीसरी कौन सी आपकी चीज होती है इसमें? आप लोग अगर देखो जनरल पैथोलॉजी अगर देख लो, तो जनरल पैथोलॉजी, इसके एमसीक्यूज के लिए आपकी पैथोमा इज इनफ, कोई इतने मुश्किल नहीं होते, सीधे सीधे से एमसीक्यूज होते हैं।
फिर आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के ना बड़े स्पेसिफिक एमसीक्यूज आते हैं, तीन चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वही आपको आने चाहिए। वो कौन से टॉपिक्स है? वाइटामिन है, राइट, वाइटामिन आपको आने चाहिए। फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, ये आपकी फर्स्ट एड के अंदर बहुत अच्छी लिखी हुई है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ये भी आपकी फर्स्ट एड में लिखी हुई है। वाइटामिन भी आपको फर्स्ट एड में लिखे हुए हैं, ये तीनों आप कर लो। बायोकेमिस्ट्री के अगर 8 एमसीक्यूज आएंगे ना, तो 6 एमसीक्यूज इन इन तीन चीजों में से आए होंगे। ये आपकी पक्की ठक्की बात है। यू विल हैव टू बी वेरी लाइक स्पेसिफिक अबाउट द थिंग्स। आप लोगों ने पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का ना कोई फायदा होना है, ना आप लोगों को उससे आपके बहुत ज़्यादा नंबर आने हैं। ये जो काटे माटे मार रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड करें। मुझे एनोटेटर ऑफ करने वाला मिल नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन खैर आप लिहाज कर लें खुद ही। चलिए आगे, अगर मैं इसका फर्दर बताऊं तो वो ये है कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें वो मैं आगे बताता हूँ। हाँ, अभी तो हम इस बात पे आए थे, वन बाय वन सब्जेक्ट कवर कर रहे थे। फिजियो होगी थी, एनाटमी होगी थी, बायोकेमिस्ट्री होगी थी। सही हो गया। बायोकेमिस्ट्री का मैंने बताया कि कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बायोकेमिस्ट्री की, आपने वो कर लेनी है, कुछ फर्स्ट एड से कवर हो जानी है, कुछ आपके पास एमसीक्यू से कवर हो जानी है, आपकी ये खत्म हो जाएगी। एनेटमी में आपके पास चीज़ें डिस्कस हो गई। लोअर लिम्ब अपर लिम्ब आपके फर्स्ट एड से भी कवर हो जाता है। एब्डोमेन पेल्विस वाहिद है जो आपने बेहतर करना है। न्यूरो आपका फर्स्ट एड से कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत बीडी को पढ़ लेना। जिन्होंने हमारे फर्स्ट एड के लेक्चर देखे होंगे, हमारे उसके न्यूरो का पोर्शन करेंगे, उसकी न्यूरो वैसी कवर हो जाएगी, तो उसका मसला नहीं है। बायोकेमिस्ट्री के लिए तीन टॉपिक्स को कभी भी ना छोड़ना। एक वाइटामिन का टॉपिक है, एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का टॉपिक है, एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का टॉपिक है। 80 to 90% एमसीक्यूज उन्हीं में से आने हैं। बाकी चीज़ें आप पास एमसीक्यूज पढ़ लेना, वो आपके बायोकेमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे, राइट। फिर आपके पास आ जाते हैं नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजी के ऊपर। अच्छा, फार्माकोलॉजी के भी एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन अब इस अटेम्प्ट में, मेरी अटेम्प्ट में अगर आप देखो, तो फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज इज मोर ऑफ अ मेडिसिन टाइप के एमसीक्यूज, राइट। वो थोड़े से मेडिसिन टाइप के एमसीक्यूज आ रहे थे। सो मेडिसिन टाइप के एमसीक्यूज किस तरह से होते हैं? मेडिसिन टाइप के एमसीक्यूज में वो आपको पूरा एक सिनेरियो देंगे, और उसके अकॉर्डिंगली फार्माकोलॉजी पूछेंगे। उसके अकॉर्डिंगली पूछेंगे कि फार्माकोलॉजी कौन सी मेडिसिन इसमें दी जाए, कौन सी मेडिसिन इसमें ना दी जाए, राइट। तो आप लोगों के रट्टे वाले एमसीक्यूज कम आते हैं। दूसरे मोस्ट कॉमन थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फार्माकोलॉजी के होते हैं, वो साइड इफेक्ट्स होते हैं। फार्माकोलॉजी कहाँ से की जाए? फर्स्ट एड की फार्माकोलॉजी इज इनफ। अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में जाना है, तो कैप्लान फार्माकोलॉजी इज इनफ। अगर आपको बहुत अच्छे से फार्माकोलॉजी पढ़नी है, तो एमएसएस प्रीमियम लर्निंग के जो मेरे फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स हैं, उनकी स्लाइड्स जिन्होंने पढ़ी हुई हैं, वो दोबारा अपनी स्लाइड्स को रिवाइज कर लें, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तब सेशन लिया था 2020 में। आप लोग 2020 में होंगे, हाँ, तब आप लोग ने सेशन लिया था। जिन्होंने लिया था वो स्लाइड्स पढ़ेंगे, आपको वो फार्मा कवर हो जाएगी। जिन्होंने सेशन नहीं लिया था, तो वो भी फार्माकोलॉजी के हमारे वो लेक्चर्स देख सकते हैं, बट इतनी डिटेल में अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फर्स्ट एड इज इनफ, फर्स्ट एड की फार्माकोलॉजी इज इनफ। कोई चीज़ नहीं समझ आती, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे 2 3 4 मिनट की फार्मा की कोई भी वीडियो देख के अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और आप लोगों के एमसीक्यू सही हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखनी है। बुक, अगर आप स्पेसिफिकली कहते हैं कि यार मेरी फार्मा बहुत वीक है, मैं कोई बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो कैप्लान फार्माकोलॉजी को यूज कर लो, और आप एमएसएस प्रीमियम लर्निंग की फार्माकोलॉजी की स्लाइड्स को यूज कर लो। साथ फर्स्ट एड को प्राइमरी बुक रखो, फर्स्ट एड से फार्मा आपकी अच्छी कवर हो जाएगी। फिर आ जाते हैं आप माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अच्छे खासे एमसीक्यूज आते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से कवर करनी है? जिन्होंने मेरे कहने पे पिछले सालों के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, अपनी स्केची माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी, वो अपनी दोबारा से वही स्केची माइक्रोबायोलॉजी को निकाले। उनकी हेडिंग जो जिस तरह से मैंने करवाई थी कि इस तरह से आप लोग याद कर लेना, उनकी वो हेडिंग्स को पढ़ें, उस तरह से याद करें। आपकी वो माइक्रोबायोलॉजी आपका एक मेजर पोर्शन आसानी से कवर करवा देगी। बाकी माइक्रोबायोलॉजी आपकी किस तरह से कवर हो सकती है? पास्ट एमसीक्यूज। पास्ट एमसीक्यूज के मैं सारे सोर्सेज बताऊंगा कि कौन सा सोर्स आपको काम आएगा। माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलहदा से बुक उठा के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम आया हुआ है, बहुत दिल कर रहा है पढ़ने का, फर्स्ट एड पढ़ लेना। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के लिए कहीं टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लेविंसन उठाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू पीपल कैन डू इज टू डू योर माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम द पास्ट एमसीक्यूज एंड फ्रॉम
जो आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी की अगर स्केची पढ़ी थी अपने ज़माने में, या फर्स्ट एड से थोड़ा बहुत, तो ये आप लोग की माइक्रोबायोलॉजी कवर हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी माइक्रो भी कवर होगी। तो मैंने आपकी फिजियो, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, फार्मा, ये सारी चीज़ें बता दी है कि किस तरह से कवर होगी। अब इन्हीं में से मेजर पोर्शन आता है। आप मुझे बताएं कि कोई टॉपिक रह गया हो जो आपको लगता हो कि इसका भी मैं बताऊं कि कौन सी थ्योरी किधर से पढ़ लेना, अगर कोई टॉपिक मिस हो गया, टेल मी। बाकी स्पेशल पैथोलॉजी के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट एड के जो आप लेक्चर सुनोगे या फर्स्ट एड करोगे तो आपके वहां से भी हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपने अपने जमाने के अंदर पेथोमा पढ़ी है, क्योंकि पेथोमा की गाइडेंस में बहुत कॉमनली देता था कि पेथोमा पढ़ लेना फोर्थ ईयर के अंदर, क्योंकि जिंदगी में पेथोमा बहुत काम आने वाली है। अगर किसी ने पेथोमा पढ़ी हुई है तो 2 दिन लगाना पेथोमा पे, 2 दिन के अंदर अपनी पेथोमा एक बारी रिवाइज कर लेना। ये आपको क्या फायदा देगी? जो आपका पेपर टू आ रहा है, उस पेपर टू के अंदर अब थोड़ा सा क्लिनिकल सिनेरियोज आ रहे हैं। तो अगर आपने पेथोमा रिवाइज की होगी तो वो क्लिनिकल सिनेरियो पिक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एंड यू पीपल कैन इजीली पिक दैट क्लिनिकल सिनेरियो एंड इट वुड बी वेरी इजी। एंड यू विल से कि यार ये क्लिनिकल आ रहे हैं, यानी पेथोमा, अगर आपकी बाकी तैयारी हो गई है, आपकी पेथोमा आपको तैयारी में एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकती है। अगर फर्स्ट एड कर रहे हो, फर्स्ट एड की पैथो कर रहे हो, दैट विल बी इनफ एज वेल। लेकिन जिन्होंने फोर्थ ईयर में पैथोमा पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, वो दोबारा से नए सिरे से करने की जरूरत ऐसा सच नहीं है। लेकिन जिन्होंने की हुई है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आई एम टेलिंग कि किस तरह से आप अपना पुराने नॉलेज को यूटिलाइज भी करो, क्योंकि वो पुराना पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं अगर आप उस पुराने पढ़े को यूटिलाइज नहीं कर सकते, राइट? वो आप लोगों ने पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं तो उसको अब इस्तेमाल भी तो करो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की थ्योरी कहाँ कहाँ से आप लोग मैक्सिमम पढ़ सकते हो, और इसके अलावा ऐसा थ्योरी का इतना कोई पढ़ने नहीं। हाँ, माइक्रो के एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, एमसीक्यूज पे हम आएंगे, अभी सब कुछ आएंगे, एमसीक्यूज की टेंशन नहीं लेनी, हर चीज बताऊंगा। सही हो गया। अब ये सारा पढ़ाई का, जो सारी चीजें मैं अभी तक बता रहा हूँ एफसीपीएस की, ये सारी पढ़ाई का फायदा किस किस टेस्ट में किधर किधर होगा? यही जब आप जे कैट में बैठोगे तो जे कैट का जो पेपर वन होगा, सिर्फ जे कैट का पेपर वन, पेपर वन और टू दोनों होते हैं, जे कैट का पेपर वन में आपको हेल्प होगा, और एके यू के कुछ एमसीक्यूज में भी आपको हेल्प आउट करेंगे ये। ओके, लेकिन एके यू का पेपर किस तरह से सोल्व होगा वो अलहदा से एंड पे डिस्कस करूंगा, वो मैं इसके साथ नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस प्रिपरेशन का आपको कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा किधर किधर फायदा होगा। एफसीपीएस में ये सब कुछ करेंगे, आपके 160 70 80 180 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे इन बातों से, राइट? अच्छा सर, कांट वी डू पैथो फ्रॉम रॉबिन्स? जिसने तो पैथो करनी है रॉबिन से, जिसने पैथो करनी है रॉबिन से, वो अपने फेल होने का जिम्मा खुद ले ले, बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू सिट इन a PG लेवल एग्जाम, यू आर नॉट गोइंग टू सिट इन थर्ड ईयर एमबीबीएस एग्जाम। रॉबिन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पैथो पढ़नी है, दो चीजों से कर लो, तो मोर देन, किसी ने पैथोमा पहले पढ़ी हुई है तो उधर से पढ़ लो, बाकी जिसने पैथोमा नहीं पढ़ी वो फर्स्ट एड से कर लो। जो हमारे लेक्चर्स ले रहे हैं उसमें फर्स्ट एड के लेक्चर में सारी पैथो कवर है, उधर से कर लेना। किसी ने पैथोमा फोर्थ ईयर में पढ़ी है तो अपनी पैथोमा को दोबारा रिवाइज कर लेना, लेकिन रॉबिन को ना करना। रॉबिन आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगी, कोई एमसीक्यूज रॉबिन से नहीं आने। सही हो गया। पैथोमा स्पेशल के लिए या जनरल के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पैथोमा दोनों के लिए इस्तेमाल कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, सर फिजियोलॉजी बीआरएस सारी करनी है? जो सा पार्ट आपको मुश्किल लगता है ना वो कर लो, सारी करने की जरूरत नहीं है। बड़ी स्पेसिफिक चीजें जो आती हैं, मुझे किसी दिन टाइम मिले, बाकी है कि अपनी जो सब्सक्रिप्शन है उसमें मैंने वैसे ऐड करना है तो वो मैं लाइव लेक्चर करके ऐड कर दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने एक चीज ऐड करनी है, वो ये है कि बीआरएस से कौन कौन से टॉपिक एक बार रीड कर लेने चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, वो कोई 20-25 पेज बनेंगे मैक्सिमम। वो वाले 20-25 पेजेस अगर आपने किए हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी फिजियोलॉजी का कोई भी पार्ट मिस होता है, अलोंग विद अगर आपने फर्स्ट एड कर लियो, तो वो आप लोग के सारी चीज़ें इजीली हो जाती है। ओके, हाई यील्ड बुक पे थोमा
किधर से होगी? एमसीक्यूज की सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज बता देता हूँ। अच्छा, एमसीक्यूज की ना टू बी ऑनेस्ट सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज कोई नहीं होती, लेकिन मैं अब आप लोग को बता देता हूँ कि एफसीपीएस में ज़्यादा पोर्शन, मेजर पोर्शन किस किस जगह से आता है। अगर आप एफसीपीएस में देखो तो बहुत से जो एमसीक्यूज आपके आएंगे वो फिजियोलॉजी से होंगे, तो फिजियोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो अब आ रहे हैं क्लिनिकल सिनेरियो। अगर आपकी फिजियोलॉजी और पैथो अच्छी है ना, तो आपके ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे होंगे। राइट, आपके फिजियो वाले एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके पैथो वाले भी, आपके क्लिनिकल एमसीक्यूज भी। जो बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज है वो बहुत कम होते हैं, वो 5 6 7 होते हैं मैक्सिमम, वो भी पास में से आ जाते हैं, या तीन जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनमें से आ जाते हैं। फिर आपके जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके एमसीक्यूज पैथोलॉजी का अगर एफसीपीएस दे रहे हो तो उसमें ज़्यादा आएंगे। अगर आप मेडिसिन या सर्जरी या गायनी दे रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं आते, 5 से 7 आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। अगर आप बायोकेमिस्ट्री, अच्छा आप एनाटमी पूछे, हाँ एनाटमी की परसेंटेज ना बहुत वेरिएबल है। कभी मेडिसिन के पेपर के अंदर भी इसमें से 30 40 50 एमसीक्यूज आ जाते हैं, कभी मेडिसिन के पेपर के अंदर 5 10 एमसीक्यूज आते हैं। तो मेडिसिन के पेपर के अंदर एनाटॉमी की परसेंटेज बहुत ज्यादा चेंज है, कोई पता नहीं चलता। लेकिन मेडिसिन में आप एक चीज कॉमनली देखोगे, मेडिसिन की एनाटॉमी के पेपर में ज्यादातर एमसीक्यूज अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और न्यूरो एनाटॉमी में से आएंगे। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और न्यूरो एनाटॉमी में से आएंगे, राइट। तो अपर लिम, लोअर लिम और न्यूरो एनाटमी आप लोगों ने कर लेनी है। अपर लिम, लोअर लिम एंड न्यूरो एनाटमी। ओके, ये आप लोग को चीज़ें अभी तक क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जो एफसीपीएस सर्जरी दे रहे हो, गायनी दे रहे हो, तो गायनी में थोड़े से एनाटमी में से रिलेटिवली ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। उसमें एब्डोमेन पेल्विस आप अपना अच्छा कर लेना, एब्डोमेन पेल्विस की अगर आपकी अच्छी ग्रिप होगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। हाँ, और आपने शेल्फ नोट्स इनफ नहीं है, एनाटमी की 100 नोट्स, 100 पॉइंट्स ऑफ शेल्फ नोट्स इनफ नहीं है, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई। वो अगर आपके 100, अगर आपके 30 एमसीक्यूज आने हैं ना, तो 10 15 उसमें से कवर आसानी से हो जाएंगे। वो सिर्फ 100 पॉइंट है, लेकिन 10 15 उसमें से आसानी से कवर हो जाएंगे। लेकिन बाकी 10 15 करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी। अभी मैंने बताई है थ्योरी बुक्स, अब मैं थ्योरी बुक्स प्लस एमसीक्यूज बुक जो पास्ट की है वो बताऊंगा। मैंने दो पार्ट्स में एफसीपीएस की प्रिपरेशन डिवाइड की हुई है। एक मैंने बताया था थ्योरी बुक्स, और एक मैंने बताया पास्ट बुक्स। पास्ट की जो बुक्स आप लोगों को हेल्प आउट करेगी, थ्योरी बुक्स में जो टॉप करेगी वो फर्स्ट एड। मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने फर्स्ट एड के जो लेक्चर आपको सब्सक्रिप्शन में मिल रहे हैं वो मैंने जब टीच किए थे तो मुझे सबसे ज़्यादा उसने हेल्प आउट किया था। फिर जो डॉक्टर समन है, ही ऑल्सो टुक माई लेक्चर्स एज वेल दैट टाइम, फर्स्ट एड के, ही पास पैथोलॉजी इन वेरी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट एड ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, क्योंकि उस टाइम पहली बारी सारी चीज़ें चेंज होकर क्लिनिकल वाले पार्ट में गई थी। दूसरी बीआरएस फिजियोलॉजी कैन हेल्प। तीसरी एनेटमी शेल्फ नोट्स। फिर एनेटमी की न्यूरो अच्छे कर लेना, जहाँ से भी करनी है उसमें मैंने 3 4 चीज़ें आपको बता दी, क्रेनियल नर्व्स बता दी। बाकी एनेटमी में फर्स्ट एड कुछ जगहों पे हेल्प करेगी। एब्डोमेन पेल्विस थोड़ा सा तंग करेगा, वो आप लोगों को इंटरनेट से, रफ़ीउल्लाह से, डिफरेंट जगहों से करना पड़ेगा। बाकी आप लोग को पैथोमा कैन हेल्प। थ्योरी के अंदर ये वाली बुक्स के अलावा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, दीज बुक्स कैन हेल्प, दीज आर इनफ, राइट। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम पास्ट बुक्स पे। अब वो पास्ट बुक्स क्या है? अच्छा, जो पास्ट बुक्स है ना, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर बंदे के लिए वो वेरी करेगी, हर बंदे ने वो सारी चीजें नहीं करनी। एक आप लोग पास्ट में बुक सुनते होंगे रफीउल्लाह, सही है। एक ये है ये बुक है बेसिकली पास्ट हाई यील्ड थ्योरी पॉइंट्स। थ्योरी पॉइंट्स कह रहा हूँ, थ्योरी नहीं कह रहा मैं, थ्योरी पॉइंट्स कह रहा हूँ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड पॉइंट्स। थ्योरी पॉइंट्स के अंदर थ्योरी के कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स होते हैं, थ्योरी में प्रॉपरली चीजें बताई होती हैं। दूसरा, इसके अंदर हाई यील्ड पॉइंट्स होते हैं। हाई यील्ड पॉइंट्स आर बेसिकली पास रिकॉल्स, ये बेसिकली रिकॉल्स होते हैं। जो एसके हैं वो होते हैं रिकॉल इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। एसके क्या है? रिकॉल्स इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। और डबल ए एक बुक आप सुनोगे, डबल ए क्या है? क्योंकि अभी शुरू में आप लोगों को तो बुक्स का नहीं पता होगा, जो पहली पहली बारी देने लगे हैं, जिन्होंने पहले दिया हुआ है उनको ही पता होगा। डबल ए क्या है?
ये एसके की बहन है। ये है रिकॉल्स इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज बट इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ये सारी चीजें ना एक ही चीज है, उसके डिफरेंट नाम है। एक ही चीज है, उसके डिफरेंट नाम। ये हर बंदा डिफरेंट तरीके से उसको सूट करेगा। किसी को रफीउल्लाह बहुत पसंद आएगी, किसी को डबल ए बहुत सूट करेगी, किसी को एसके बहुत सूट करेगी। अब मैं इनका फर्क बताता हूँ। रफीउल्लाह क्या है? रफीउल्लाह पास्ट के एमसीक्यू जब देते हैं ना, बच्चे आके बताते हैं कि एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ये थी, ये थी, ये थी। ये सारी एमसीक्यूज की स्टेटमेंट्स को पॉइंट्स की फॉर्म में कंपाइल किया हुआ है। ओके, ये पॉइंट्स की फॉर्म में कंपाइल्ड है। पास्ट एमसीक्यूज जो आए हुए हैं ये पॉइंट्स की फॉर्म में, इसमें ऑप्शन नहीं है, पॉइंट्स है। राइट, रफीउल्लाह के पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स कहते हैं उनको। साथ ही इसने थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी निकाल के ऊपर लिख दी है। थोड़ी सी थ्योरी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज है बहुत ज्यादा रिपीटेडली आया हुआ है रिलेटेड टू हार्ट मर्मर्स, तो उसने वो सारे इकट्ठे किए, थोड़ी सी थ्योरी उसके ऊपर लिख दी। जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज कह के जो रिकॉल्स है उनको लिख दिया। ये उसके रिकॉल्स है रफीउल्लाह। एसके क्या है? एसके ने क्या किया है, जो पास्ट एमसीक्यूज रिकॉल्स है ना, उसको इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि बच्चे आके बता देते हैं कि एक ऑप्शन ये थी, एक ऑप्शन ये थी, एक ऑप्शन ये थी। दो तीन याद होती है, एक दो वो अपने से ऑप्शन डालते हैं, तो वो बना देते हैं एसके की एक सीरीज। तो एसके इज एक्चुअली रिकॉल्स इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। डबल ए क्या है? एसके में जो एमसीक्यूज है ना वो ईयर वाइज है। जैसे मेरा मई अटेम्प्ट का पेपर हुआ, उसमें सबने आके बताए मई अटेम्प्ट के एमसीक्यूज डल गए, अगस्त अटेम्प्ट के एमसीक्यूज डल गए, इस तरह से हो गए। ओके। डबल ए में क्या है? फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज अलहदा कर दिए हैं, फार्माकोलॉजी के अलहदा कर दिए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अलहदा, जनरल एनाटमी के अलहदा, अपर लिम्ब के अलहदा, लोअर लिम्ब के अलहदा। डबल ए में अलहदा अलहदा। आप एसके और जो डबल ए है इसको अपने पास पीडीएफ की फॉर्म में भी रख सकते हो। अगर आप आईपैड से पढ़ते हो या किसी इस तरह से लैपटॉप से पढ़ते हो तो आप लोग को इस तरह से हेल्प होगी। रफीउल्लाह आपको बुक की फॉर्म में रखोगे तो थोड़ा फायदा होगा। अब इनमें ना, इनको यूज करना ना आप लोग की अपनी मर्जी है। जिन लोगों को पॉइंट्स पसंद है ना, इसमें रिपीटेड रिपीटिशन है। एक पॉइंट, अब देखो एफसीपीएस में पहले क्या होता था, पुराने जो एमसीक्यूज होते थे वही आते रहते थे, तो लोग रफीउल्लाह करते थे। रफीउल्लाह आर बेसिकली पास रिकॉल, पूल सेम था, वही चीजें दोबारा रिपीट हो जाती थी, बच्चों का पास हो जाता था, कभी शोर नहीं डला था। अब दोबारा से शोर डल रहा है, क्यों? क्योंकि पूल चेंज हो रहा है। अब पूल चेंज हो रहा है तो उसमें डेफिनेट सी बात है, पास में से तो सब कुछ आने नहीं लगा। तो रफीउल्लाह आपको पहली रीड में एक हद तक हेल्प आउट करेगा, पहली रीड में। क्योंकि उसमें जो पास्ट चीजें हैं ना, पास्ट के साथ आप ये है कि थोड़ा इस तरह से आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आपने ये थ्योरी को बिल्कुल ही फारिग कर दिया, आपने कहा मैंने तो थ्योरी की किताब पढ़नी ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट रफीउल्लाह पढ़नी है। रफीउल्लाह ये है कि थ्योरी की थोड़ी थोड़ी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है, और साथ आपको पास्ट एमसीक्यूज के रिकॉल्स मिल जाएंगे, तो आपकी एक हद तक प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको रफीउल्लाह तब आपको पास करवा सकता है अगर आपकी थ्योरी के अंदर बहुत अच्छी ग्रिप थी एमबीबीएस में। ओके, बहुत अच्छी ग्रिप थी, तब आपको ये शायद पास करवा दे, शायद, कंफर्म नहीं कह रहा, शायद पास करवा दे। अगर आपकी थ्योरी में ग्रिप नहीं थी तो आप थ्योरी पढ़ो, रफीउल्लाह को एक बार ही रीड दे दो। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे जिस बुक ने हेल्प आउट किया था वो एसके थी। एसके हेल्प मी आउट सबसे ज्यादा। एसके ने मुझे क्यों हेल्प आउट किया था? क्योंकि हर बंदे का, मैंने बताया, डिफरेंट पैटर्न है पढ़ने का। किसी को एसके ने बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, कोई डबल ए, किसी को रफीउल्लाह बहुत हेल्प करेगी। तो ये हर, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे देख रहे हैं ना, 30% को रफीउल्लाह ने हेल्प करनी है एट द एंड, देखना। 30% को एसके ने करनी है, 30% को डबल ए ने करनी है। क्योंकि हर बंदे के पढ़ने का पैटर्न डिफरेंट है, तो जो सी चीज आपको सूट करे आपने उसको उठा लेना। एसके आपको किस तरह से हेल्प करती है? एसके उन लोगों को हेल्प करती है जिनकी थ्योरी पे, जिनकी नॉलेज पे पहले ग्रिप एक हद तक काफी अच्छी थी, जिनकी जो पुरानी ग्रिप थी वो काफी अच्छी थी, देन एसके इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके। सो एसके क्यों आप उनको हेल्प करती है? क्योंकि एसके के अंदर देखो, एक एनाटमी का एमसीक्यूज आ गया, एक उठ के माइक्रो का एमसीक्यूज आ गया, एक किसी और सब्जेक्ट का एमसीक्यूज आ गया, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। वो आप लोगों के अपने पुराने एमसीक्यूज की, अपने पुराने नॉलेज की, आपके दिमाग की ब्रेन स्टॉर्मिंग की
लाइक वो करती है, आपका ब्रेन स्ट्रॉमिंग बहुत ज्यादा करवाती है। एसके आपको इस तरह हेल्प करती है। डबल ए आपको किस तरह हेल्प करती है? आपको डबल ए वहां पे यूज करनी है जहां पे आप लोगों को जहां पे आप लोगों को क्या करना है, जो टॉपिक आपको नहीं आता। क्योंकि एसके के अंदर क्या है, जनरल एनाटॉमी के एमसीक्यू सारे लैदा। फॉर एग्जांपल, मुझे जो टॉपिक नहीं आता था, जो आप लोगों में से 90% को नहीं आता होगा, वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आप लोग को नहीं आती होगी। अब हिस्टोलॉजी के बड़े सेपरेट सेपरेट एमसीक्यूज आपको तंग कर सकते हैं। देन यू पीपल कैन डू, आप हिस्टोलॉजी के एमसीक्यूज एस जो डबल ए है उसमें से इकट्ठे करो, वहां से एक ही बारी पढ़ लो। तो जौन सा पोर्शन आपको तंग कर रहा है वहां पे डबल ए के एमसीक्यूज आर गोइंग टू हेल्प यू सबसे ज्यादा। वहां पे उससे ये आपको फायदा हो जाएगा कि आप लोगों का वो वाला पोर्शन अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एनाटॉमी आपको तंग कर रही है, तो आप उधर डबल ए के एमसीक्यूज कर सकते हो बार बार। अब यहाँ पे एक जो मसला आता है वो ये आता है कि एनाटॉमी में डबल ए के एमसीक्यूज आप करने बैठोगे तो वो बहुत ज्यादा होंगे, और इतने ज्यादा एमसीक्यूज आपको करने की जरूरत नहीं है डबल ए से। तो क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन का पेपर है उसमें एनाटॉमी के बहुत एमसीक्यूज नहीं आने। तो आप लोग अगर मेडिसिन का कर रहे हो तो आप लोगों ने मेडिसिन के डबल ए की तरफ नहीं जाना, आपने एनाटॉमी की डबल ए की तरफ नहीं जाना। अब इन सिंपल मैं ना सेपरेट कर करके बता देता हूँ, सेपरेट कर करके बता देता हूँ कि किस तरह से ये चीजें करनी है। आप लोगों ने मेडिसिन का अगर पेपर देना है, अब मैं वन 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 बताता हूँ, इट्स गोइंग टू हेल्प यू मोर। मेडिसिन का अगर आप लोग पेपर देना चाहते हो तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसका कलर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मेडिसिन का अगर आपने पेपर देना है तो आप क्या करो, एसके 1 to 17 मेडिसिन की पकड़ो। ये मैं सिर्फ पास्ट की बात बता रहा हूँ, थ्योरी के लिए एक चीज कॉमन है वो मैंने बता दिया है। SK 1 to 17 मेडिसिन वाली पकड़ो। फिर SK 18, SK 19 के 2 पार्ट, और SK 20 अभी आ जाएगी। आप लोग इसका मेडिसिन का पोर्शन करो, और साथ अपनी जो थ्योरी वगैरह करनी है वो करते जाओ, राइट? आप ये करोगे तो इनफ। सर्जरी वाले अपना सर्जरी के पोर्शंस करें, रेडियो वाले रेडियो के पोर्शन प्लस मेडिसिन के पोर्शन करें क्योंकि रेडियो के कम होंगे। पैथो वाले मेडिसिन के प्लस पैथो के पोर्शन करें। ओके, एनेस्थीसिया वाले वो क्या करें, वो एनेस्थीसिया के प्लस मेडिसिन का पोर्शन करें। जो सर्जरी वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, सर्जरी और गायनी का पोर्शन करें, क्योंकि गायनी में सर्जरी वाली चीजें आती हैं, गायन सर्जरी में सर्जरी वाली चीजें आती हैं, तो ये आपस में चीजें मिक्स है। तो यानी इन सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो रफ़ी उल्लाह है वो आपको एक बारी ओवरव्यू दे देगी कि यार ये एमसीक्यूज आए हुए हैं। उसके बाद आपने एसके को यूज़ करना है सबसे ज़्यादा। एसके आपकी रिवीजन के लिए यूज़ होनी चाहिए। उसमें जो एमसीक्यूज आपका गलत हो रहा है आपने उसको क्या करना है, उस पर क्रॉस लगा देना है। फॉर एग्जांपल, आपके 10 एमसीक्यूज है, इनिशियली आपके 50% से स्टार्ट हो रहा होगा, आपके बामुश्किल 50% एमसीक्यूज सही होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपके एमसीक्यूज बेहतर होते जाएंगे। शुरू में लेट्स सपोज आपके 50% सही हुआ है, फिर 70, फिर 80% सही होने लग जाएंगे। आपके 80% प्लस सही होने लग जाएंगे तो इसका मतलब है यू पीपल कैन पास द एग्जाम एज वेल। अब आप लोगों ने एमसीक्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 10 एमसीक्यूज है, आपने क्या किया, आपका जो गलत हुआ उसको क्रॉस किया, जो सही है उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा एमसीक्यूज आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। SK 1 to 17 जो बुक है ना, इसमें आपने SK 9 से शुरू करना है, 9 to 17 करना है। 1 to 8 वाला पोर्शन बड़ा फारिग है, उसको करने की जरूरत नहीं है। SK 9 to 17 करो, फिर उसके बाद SK 18 19 करो, और एंड पे आखिरी 10 12 दिन जो सबसे ज्यादा रिवाइज करनी है वो सबसे न्यू बुक को करना है, SK 20 को, क्योंकि जो सबसे रिसेंट पेपर होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो ये आपकी होगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एफसीपीएस की प्रिपरेशन। इससे आपका एफसीपीएस इंशाल्लाह लाजमी क्लियर हो जाएगा। तो अगर बेस्ट कॉम्बो 3 बुक्स का बताऊं, 4 बुक्स का बताऊं, तो वो मैं बताता होता हूँ। फर्स्ट एड सही हो गया, रफ़ी,
ये सबको सूट नहीं करेगी, इसको एक बारी रीड बस करना। बाकी अगर आपको ज्यादा सूट कर रही होगी तो इसको रिवाइज करना। ये पढ़ के लगता है कि मुझे सब आता है, लेकिन ये इसको जब साइड पर रखोगे तो मसला होगा। एस के, एस के ज्यादा सूट की थी। जो डबल ए है वो तब यूज करने हैं, उन एमसीक्यूज के लिए यूज करनी है जो सा पोर्शन वीक है। फॉर एग्जांपल आपका जनरल एनाटमी वीक है, हिस्टोलॉजी वीक है, माइक्रोबायोलॉजी वीक है, बायोकेमिस्ट्री वीक है, आपने उधर यूज करनी है। उसमें ये होगा कि सारे एमसीक्यूज इकट्ठे होंगे तो आपको रिवाइज करना आसान होगा। फर्स्ट एड के अलावा जो बुक्स आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी वो बीआरएस करेंगी। वो आपको 100 पॉइंट शेल्फ नोट्स वाले पॉइंट्स करेंगे, और आपको पैथोमा करेगी, बस। और आखिरी 10 दिन में आपने क्या करना है एफसीपीएस में? आखिरी 10 दिन के अंदर आपके जो SK 20, SK 19 और SK 18 में जो आपके एमसीक्यूज गलत हो रहे थे, SK 20 और SK 19 कर लें, बेशक 18 को ना करें। SK 20 और SK 19 जो आपके एमसीक्यूज बार बार गलत हो रहे थे, उसको आपने रजिस्टर में लिख लेना है। उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना है, सिर्फ एक पॉइंट, छोटा सा हिंट लिख लेना है। अपना एक रजिस्टर बनाना है, उस पे वो हिंट लिखते जाने हैं। जोन से आपके एमसीक्यूज एट द एंड गलत हो रहे थे, वो आप जब एंड पे हिंट लिखते जाओगे ना तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वो आपको किस क्यों हेल्पफुल होंगे? बेसिकली दोज हिंट्स विल इफ अपीयर इन योर एग्जाम, तो वो वाला एमसीक्यूज आपका बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने जो मुश्किल चीजें होती हैं ना उसको आप रजिस्टर की फॉर्म में लिख लेते हो, जब फिर आप बैठे होते हो पेपर के अंदर, तो वो चीजें जो आपने अपने हाथ से लिखी होती है आपकी कभी गलत नहीं होती। तो आपने रिवाइज करना लाजमी है। अब रिवीजन हर चीज की नहीं हो पाएगी। किस चीज की रिवीजन हो पाएगी? आपने SK 20, 19, 18 इन तीन की रिवीजन लाजमी करनी है। बाकियों की रिवीजन की जरूरत नहीं है, इन तीन की रिवीजन लाजमी करनी है। इनमें भी किस चीज की रिवीजन आपने सबसे ज्यादा करनी है? जोन से एमसीक्यूज आपके गलत हो रहे थे, जो आपके सही हो रहे थे उनकी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। इसमें लेट्स सपोज 2000 या 3000 एमसीक्यूज है, उसमें से जो 500 600 आपके पॉइंट्स गलत हो रहे थे या आपको नहीं समझ आ रहे थे, सिर्फ उनको रजिस्टर में लिखना है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपकी एफसीपीएस की प्रिपरेशन का तरीका है। क्लिनिक फेल होने की मई में सबसे बड़ी वजह और फेब में सबसे बड़ी वजह कि अब सिनेरियोज आ रहे हैं, सिनेरियोज की फॉर्म में आ रहे हैं। और सिनेरियो आप तब ही पिक कर पाओगे अगर आपकी थ्योरी पे ग्रिप है। अगर आपकी थ्योरी पे ग्रिप नहीं है, आप सिनेरियो नहीं पिक कर पाओगे। वो बात वही पूछते हैं, वही बेसिक पॉइंट है, वही स्पेसिफिक पॉइंट है, बट वो पूछते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिनेरियो है। कुछ लोगों को सिनेरियो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा एमबीबीएस किया हुआ है, जिन्होंने एमबीबीएस में अच्छा पढ़ा हुआ है, यू पीपल कैन इजीली पास द एग्जाम, क्योंकि यू पीपल कैन इजीली पिक द सिनेरियो। आपको सिनेरियो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। FCPS is the easiest exam to pass because their scenarios are not that difficult, but they are very, मतलब बहुत आपको स्पेसिफिक सिनेरियो अच्छे मिलेंगे। तो आप लोगों ने वो अच्छे से करना है। बस लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गायनी और सर्जरी वाले अपना एब्डोमेन पेल्विस का पोर्शन को अच्छे से करना, क्योंकि उसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। और सर्जरी के अंदर हर्निया, खास तौर पे ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया, इनकार्सिनेटेड हर्निया, इस तरह से करके हर्निया के एमसीक्यूज बड़े आए थे लास्ट ईयर। ये आपका हो गया एफसीपीएस। फिर आ जाते हैं हम साथ ही जे कैट पे। जे कैट का जो पेपर 1 है वो आपकी एफसीपीएस की प्रिपरेशन जब करोगे ना उसमें से काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन जो पेपर 2 है जे कैट का, उसमें जो मेडिसिन का पोर्शन है वो आप लोग के मेडिसिन के कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल जिन्होंने तो मेरे मेडिसिन के लेक्चर्स देखे हुए हैं, मेडिसिन की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, या मेडिसिन अपनी वैसे ही अच्छी पढ़ी हुई है जिंदगी में, तो आप लोग को मेडिसिन में मसला नहीं होगा। सर्जरी के लिए आपको हाई यील्ड इंपॉर्टेंट चीज़ें बेले एंड लव से करनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें जनरल आपको डोगर से करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें बेले एंड लव का काफ़ी रोल आ जाता है अगर सर्जरी का जे कैट पास करना है। इसी तरह एनेस्थीसिया के जे कैट में एनेस्थीसिया की चीज़ें आती हैं पेपर 2 में। रेडियो के जे कैट में रेडियो की आती है। गायनी का अगर जे कैट आपने पास करना है तो आपको 10 टीचर्स आनी चाहिए, तो उसमें 10 टीचर्स आपको हेल्पफुल होती है। जे कैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जाम। उसका जो पेपर 2 है, इट्स कम्प्लीटली क्लिनिकल एंड कम्प्लीटली टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलिटी।
अगर आप मेडिसिन के हो तो कंप्लीट मेडिसिन, अगर आप रेडियो के हो तो कंप्लीट रेडियो, अगर आप एनेस्थीसिया हो गए तो कंप्लीट एनेस्थीसिया, सर्जरी का तो सर्जरी, गायनी का तो गायनी। तो उसमें ये आ जाते हैं। मेडिसिन में जे एकेडमी डेविडसन को हाथ हाँ लगा सकते हो, वैसे लगाने की इतनी कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। पैथोमा कर लो, फर्स्ट एड कर लो, टू बी ऑनेस्ट। बाकी आप एमएसएस से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एमएसएस की स्लाइड्स कर लो हमारी। तो आपका मेडिसिन हो जाएगा, कोई इतना इतना भी मुश्किल नहीं होता। होता है। आप बाकी अगर आपने हाउस जॉब अच्छी की है तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें कुछ क्लिनिकल चीज़ें हैं जो अगर आपने हाउस जॉब अच्छी की हो ना, तो आपको हाउस जॉब के ही पॉइंट से याद आ जाता है कि हाँ यार ये पेशेंट को मैंने ऐसे मैनेज किया था। उसमें इस तरह की चीज़ है, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। तो जे कैट का इस तरह से है। अब हम आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगा खान का टेस्ट। आगा खान के टेस्ट में आपको एक तो एफसीपीएस की प्रिपरेशन हेल्प आउट करेगी। आगा खान का टेस्ट अगस्त के अंदर होगा। ओके। आगा खान का टेस्ट होना है अगस्त के अंदर। उसमें एफसीपीएस की प्रिपरेशन आपको, लेट्स सपोज 70 एमसीक्यूज उसमें मेडिकल के होते हैं, 30 इंग्लिश के होते हैं। जो इंग्लिश के होते हैं वो इंतहाई बेकार एमसीक्यूज होते हैं, वो आप लोग आसानी से कर सकते हो, तो इंग्लिश के एमसीक्यूज की आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। 70 एमसीक्यूज होते हैं मेडिकल के, जो आप लोगों ने करने हैं। इसमें से 20 तक होंगे जो आपके एफसीपीएस के नॉलेज पे, 20 to 25, 30 होंगे कह लो, जो आपके एफसीपीएस के नॉलेज पे हो जाएंगे। बाकी 40 एमसीक्यूज आपको अब करने हैं। अब 40 जो एमसीक्यूज रह गया उसके लिए एक बुक होती है मास्टर दी बोर्ड्स। मास्टर दी बोर्ड्स फॉर स्टेप 2 सीके। ओके, कैपलान की ये बुक है। आपने मास्टर दी बोर्ड्स में से वो वाला पोर्शन करना है जिसका आपने टेस्ट देना है। सर्जरी, अगर आपने कोई सर्जिकल अलाइड में जाना है तो आपको सर्जरी एंड सर्जिकल अलाइड के टॉपिक्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, सर्जरी में जाना है तो आपको ब्रेस्ट सर्जरी, ईएनटी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी, इस तरह के टॉपिक्स वो वाले आने चाहिए जो ईएनटी अलाइड में आती है। ऑफ्थल्मोलॉजी जो आपके सर्जरी वाले पार्ट में आ जाती है। अगर आपने मेडिसिन में देना है तो मेडिसिन में आपको मेडिसिन एंड अलाइड, पल्मोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेडिसिन के एमसीक्यूज, कार्डियोलॉजी, आपको इस तरह के एमसीक्यूज, ये वाले टॉपिक मास्टर जी बोर्ड्स में से करने हैं। सर्जरी के अंदर गायनी वाले भी आ जाएंगे, गायनी भी करना है। फिर तीसरी स्पेशलिटी आ जाती है, जैसे मैंने दिया था इमरजेंसी मेडिसिन का। इमरजेंसी मेडिसिन का जो टेस्ट होता है ना आगा खान का, वो होता है जेनेरिक टेस्ट, जेनेरिक फॉर्म में। एक होता है जेनेरिक टेस्ट। जेनेरिक टेस्ट होता है कुछ स्पेशलिटी का, जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन आती है, जिसमें फैमिली मेडिसिन आती है, जिसमें पैथोलॉजी आती है, जिसमें एनेस्थीसिया आती है, जिसमें कार्डियोथोरेसिक एनेस्थीसिया आती है, और इसके अंदर एक और कोई आता था, साइकेट्री आती है। सबसे घटिया टॉपिक्स इसमें आते हैं। अब इसमें इन्हीं में से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में से 10-12 एमसीक्यूज होंगे। मास्टर दी बोर्ड्स में बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी लिखी हुई है, आसानी से आपके हो जाएंगे। फैमिली मेडिसिन वाले टॉपिक कम्युनिटी मेडिसिन टाइप के होते हैं, वो उधर भी आपको समझ नहीं आती। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन में आप लोग बैठे होते थे, किसी को समझ नहीं आ रहा होता था कि यार इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह के फैमिली मेडिसिन के होते हैं। तो वो लेकिन आप कर लोगे, कोई इतने मुश्किल नहीं होते। पैथो में से 2-4 एमसीक्यूज होते हैं। वो भी आपके पुराने नॉलेज से हो जाएंगे। कुछ एनेस्थीसिया वाले अच्छे खासे मुश्किल होते हैं, लेकिन बड़े कंसेप्चुअल होते हैं। सक्सिनाइल कोलिन और एट्राक्यूडियम हॉफमैन एलिमिनेशन बड़े स्पेसिफिक खास खास है जो होते हैं। बाकी कार्डियोथोरेसिक एनेस्थीसिया में से होते हैं। बाकी साइकेट्री में से होते हैं। जिन्होंने इन स्पेशलिटीज में जाना है, इन स्पेशलिटी का जेनेरिक पेपर होता है। 3 तरह के पेपर होते हैं, एक मेडिसिन एंड अलाइड का पेपर होता है, एक सर्जरी एंड अलाइड का पेपर होता है, एक जेनेरिक पेपर होता है। सही हो गया। जेनेरिक पेपर इन स्पेशलिटीज के लिए है। मेडिसिन एंड मेडिसिन अलाइड का पेपर उन स्पेशलिटीज के लिए है। उनका पेपर मेडिसिन और उसी अलाइड में से ज्यादा आ रहा होता है। सर्जरी का सर्जरी और उसी के अलाइड में से ज्यादा आ रहा होता है, राइट। तो एक तो होगी मास्टर जी बोर्ड। फिर आ जाती है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। आगा खान का ना पुराना पूल कंपाइल किया गया हुआ है, तो वो अवेलेबल है। तो खैर इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है एमएसएस प्रीमियम लर्निंग, वेबसाइट के ऊपर वो वाला अभी टेस्ट सेशन जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके। तो वो जल्दी इंशाल्लाह लॉन्च होगा, और फिर आप वो उसकी एक्सेस ले सकते हो। उसके अंदर 5 एमसीक्यूज है आगा खान के। तो आगा खान के 5 एमसीक्यूज में से भी 5-10 एमसीक्यूज, 5-10 नहीं वैसे 15 तक आ जाते हैं, 15 तक इजीली। अगर 70 एमसीक्यूज है तो 15 तक एमसीक्यूज एकेयू वाले पुरानों में से ही आ जाते हैं।
बाकी 15-20 उनके कॉन्सेप्ट्स में से आ जाते हैं। बाकी यानी 50% तो आपके वही हो गए कवर। फिर उसके बाद 10-15-20% आपके एफसीपीएस के नॉलेज से हो जाएंगे, और बाकी जो 30-40% है वो आपके एमटीबी में से हो जाएंगे। तो आगा खान का टेस्ट इस तरह से हो जाता है। अब आगा खान के टेस्ट में ना पास फेल नहीं होता। आगा खान के टेस्ट के अंदर ये होता है कि आगा खान के टेस्ट में ये होता है, बेसिकली इट इज़ नॉट द पास फेल एग्जाम, इट इज़ एक्चुअली द एग्जाम जो कि आप लोगों के शॉर्ट लिस्टिंग का एग्जाम होता है। इसमें उनके पास लेट्स वो 4 सीट्स हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव 4 सीट्स इन देयर एग्जाम, उनके पास है 4 सीट्स। फॉर एग्जांपल दे हैव 4 सीट्स, तो वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे 16 बच्चों को। यानी एक सीट के पीछे वो 4 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ओके, सो 4 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन में उनके पास 12 सीट्स हैं, तो वो ऑलमोस्ट 48 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उन 48 बच्चों में से उन्होंने एंड पे 12 को सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। सबसे पहले इनका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद इनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद इनका रिजल्ट आएगा, और इसी दौरान आपका एफसीपीएस पास होना चाहिए। दूसरी जो मिथ होती है, बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर अगस्त वाला एफसीपीएस पास होना चाहिए कि नवंबर वाला पास होना चाहिए। तो आपका इन दोनों में से कोई भी एफसीपीएस पास और डजेंट मैटर। वो जो बच्चों को रखते हैं ना, अपने टेस्ट की बेसिस पे और अपने इंटरव्यू की बेसिस पे रखते हैं। जैसे ही उनके टेस्ट और इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट आएगी ना, अगर आपका एफसीपीएस पास है तो आपको सबमिट करवाना होगा। अगर आपका एफसीपीएस नवंबर में भी फेल हो जाता है लेकिन आपका आगा खान में नाम आ जाता है, तो वो क्या करेंगे, आपको वो रिजेक्ट करेंगे और वो अगले बच्चे को रख लेंगे जो वेटिंग लिस्ट में है। उनके पास वेटिंग लिस्ट होती है, तो दे विल टेक दैट पर्सन फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट, तो वो वेटिंग लिस्ट में से ले लेंगे। बाकी डज रेफरेंस मैटर इन AKU? नहीं। एक ही चीज इनकी अच्छी है कि द रेफरेंस बहुत मैटर नहीं करता, अनटिल और अनलेस आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हो उसका प्रोग्राम डायरेक्टर आपका इंटरव्यू लेने बैठा है और उसी का आपका रेफरेंस है और इंटरव्यू अच्छा हो जाए, तब एक हद तक। क्योंकि जो इनका इंटरव्यू पैनल होता है, बेसिकली देयर आर 2 पैनल्स, उसमें दो दो लोग होते हैं। तो आपको, और हर बंदा अपने अलहदा मार्क्स देता है, ये पैनल का ये बंदा अपने मार्क्स देता है, ये बंदा अपने मार्क्स देता है, ये बंदा अपने मार्क्स देता है अपने। तो इन चारों के मार्क्स को कंपाइल किया जाता है। एक अपना इनका प्रॉपर पूरा क्राइटेरिया है, टेस्ट के मार्क्स होते हैं, सीवी के मार्क्स होते हैं, उनका मार्क्स को कंपाइल करने के बाद फिर एक फाइनल लिस्ट बनती है, उसमें आप सिलेक्ट होते हो। ओके, तो इंटरव्यू को तो खैर जब आप लोगों का टेस्ट पास होगा तो फिर इंटरव्यू की भी गाइडलाइन दूंगा इंशाल्लाह। सो तब इंटरव्यू की गाइडलाइन भी आ जाएगी, बिकॉज इंटरव्यू इज़ वेरी पेट वेरी स्पेसिफिक। इफ़ यू हैव गुड, अगर आपकी अच्छा इंटरव्यू हो जाता है तो यू पीपल कैन इजीली पास इट। मेन थिंग इज़ पहले शॉर्ट लिस्ट होना है, उसके बाद आप लोगों का कुछ बनेगा। बाकी आगा खान दूर से तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आगा खान की ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग। हर साल इनका अपना एग्जाम होता है जो आपको पास करना होता है आगा खान में आके। हर साल आपने अगर अगले साल में प्रमोट होना है। फिर इधर का मेडिसिन इज़ वेरी हेक्टिक। अगर आगा खान में सबसे अच्छी फील्ड देखी जाए तो आई एम डूइंग एमरजेंसी मेडिसिन, एंड एमरजेंसी मेडिसिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट field at AKU. It is, to be honest, one of the most amazing field. AKU का आप लोगों में से उस बंदे को इशू होगा क्योंकि ये दूर है, ये कराची में है, तो ये थोड़ा सा मसला आता है। एक ये इशू आप लोग सबसे ज़्यादा फेस करोगे, जो कि मुझे फेस करना पड़ा। If you ask about the training of emergency medicine, so this is one of the most amazing trainings। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत कमाल लोग हैं। सीनियर्स आर वेरी सपोर्टिव, एवरी पर्सन इज वेरी सपोर्टिव, डिपार्टमेंट इज वेरी सपोर्टिव। सबसे अच्छी चीज़ ही ये है। जितने यहाँ पे पीजीज आते हैं वो अभी तक हैं, उनमें से एक दो एमटीआई प्रोग्राम के थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम से बाहर गए हैं। अदरवाइज मतलब छोड़ के नहीं कोई आगा खान गया। एक था वो कनाडा चली गया, मतलब इस तरह से है, कोई छोड़ के नहीं जाता, जो है वो कर रहा है। लेकिन बाकी अगर ट्रेनिंग्स पूछे मुझे, मेडिसिन में बहुत लोग छोड़ के जाते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी टफ, एक्सट्रीमली टफ। आपकी डेली ड्यूटी 8 से 5 होती है, डेली ड्यूटी, और उसके अलावा 1 in 4 कॉल होती है, और ये 4 साल आपका यही सिनेरियो चलता है।
तो आगा खान में बाकी सब ट्रेनिंग्स आर वेरी टफ। ईएनटी के लोग बहुत छोड़ के गए हैं, सर्जरी के भी बहुत छोड़ के गए हैं, तो वो ट्रेनिंग आर प्रीटी टफ। इमरजेंसी इज टफ बट इट इज़ वेरी फ्रेंडली, इट इज़ वेरी गुड। तो ये वाली सारी चीज़ें उनकी अच्छी है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब आप लोग के क्वेश्चन आंसर का सेशन कि आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लें, ताकि ना ये सारी चीज़ें जितनी हैं मैक्सिमम आप लोग ही क्लियर कर सकूँ मैं। राइट सर, हाउ इज इमरजेंसी मेडिसिन इन फ्यूचर फॉर गर्ल्स? इट्स वेरी गुड। इमरजेंसी मेडिसिन में मोस्टली वैसे आगा खान में अगर आप एक ट्रेंड देखोगे आगे, यहाँ पे सारी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही हैं। यहाँ पे लड़के ट्रेनिंग्स में कम है, यहाँ पे लड़कियाँ ट्रेनिंग में ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली सर्जरी में 7 इंडक्शन थी, जिसमें से एक लड़का था, 6 लड़कियाँ थी। इमरजेंसी मेडिसिन में खैर इस बार इक्वल इक्वल था, वरना हमेशा हमारे जो ईयर 5 है उसमें सिर्फ कोई भी लड़का नहीं है, एक लड़का था, वो एमटीआई प्रोग्राम से एक्सचेंज में चला गया। गायनी की ट्रेनिंग कैसी है आगा खान में? अच्छी है। इसकी इतनी हेक्टिकनेस का नहीं सुना हुआ। गायनी ना ओवरऑल पूरी हर जगह पे हेक्टिक है, तो इसकी कंपेरेबल ही है। एमसीक्यूज ऑफ माइक्रो शुड बी डन फ्रॉम डबल ए। हाँ, डबल ए से करो एमसीक्यू। सर पेरीफ्री लाइक बीएचसी आर इनके बारे में भी बता दें। अच्छा, पेरीफ्री पहले तो मिलती नहीं है। दूसरी चीज़ है, अब आप लोगों ने देखा होगा वो बेनज़ीर कह रही है, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बना दिया है इन्होंने। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो और एफसीपीएस में इन्होंने इसके मार्क्स की वेटेज भी कम कर दी है। इसके मार्क्स की वेटेज भी इन्होंने काफ़ी कम कर दिया, तो एज सच इतना कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो फॉर एग्जांपल पहले इसके मार्क्स की वेटेज ज़्यादा होती थी, अब काफ़ी हद तक इसके मार्क्स की वेटेज मतलब कम है, जो जो आप लोग देख रहे थे। पहले मैंने आपको बताया था 15 मार्क्स होते थे BHURLC के, मिला के हार्ड एरियाज और ये वो के। लेकिन अब अगर आप लोग देखोगे तो ये कितने मार्क्स रह गए हैं? नाउ यू पीपल आर लेफ्ट विद जस्ट 5 मार्क्स। आप लोगों की बारी तक 5 रह जाने हैं। इस बारी इस जुलाई अटेम्प्ट के लिए 10 मार्क्स हैं। ओके, इस जुलाई अटेम्प्ट के लिए जो आप लोग पढ़ो, वो सर्कुलर के अंदर नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी है, उसको पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो आप लोगों को खैर ये बातें समझ आएंगी जब आप लोग ट्रेनिंग के अंदर अभी आ जाओगे या उसके लिए अप्लाई करोगे। ओके, सो बाकी क्वेश्चन और भी पूछते जाएं, मैं देख रहा हूँ वन बाय वन आप लोग के सारे क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं, ताकि फिर मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक आप लोग को रिप्लाई कर सकूँ। If one want to pursue FCPS surgery in Pakistan, will the USMLE steps up later in after training in? अच्छा, अगर आप एफसीपीएस सर्जरी कर रहे हो, मतलब स्टेप्स आपको इस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं कि आप स्टेप 1 दोगे, फिर एफसीपीएस सर्जरी में इंडक्शन लोगे, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान से मायूस हो जाओगे, फिर आप एफसीपीएस, फिर आप स्टेप 2 दोगे, फिर आप कहोगे थोड़े बहुत पाकिस्तान से पैसे कमा के मैं बाहर एक बड़ी मैच के लिए अप्लाई कर लूँ। हाँ, तो इस तरह से फ़ायदा दे सकता है। अदरवाइज सिंपल स्टेप्स तो ऐसा फ़ायदा उतना नहीं देता जितना आपको एमआरसी, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज वाले देंगे। लेकिन यह है कि अगर स्टेप के बाद आपने कहीं बाहर जाना है तो हाँ, तब ये आपको फायदा दे सकते हैं, राइट। सर पेरेंट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करना ज़्यादा बेहतर है या किसी और इंस्टीट्यूट में? अच्छा, पेरेंट इंस्टीट्यूट मुझे तो ज़्यादा पसंद है, अगर आप पेरेंट इंस्टीट्यूट से करो। उसकी रीज़न ये है कि पेरेंट इंस्टीट्यूट में एक तो आपको सब कुछ पता होता है, थोड़ा ट्रेनिंग करना थोड़ा आपके लिए आसान होता है, ट्रेनिंग मिलना आपको आसान होता है। तो बड़े मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो पेरेंट इंस्टीट्यूट के अपने पर्क्स तो होते हैं। सर शुड वी सिट इन अगस्त टाइम प्री मेच्योरिटी 50% प्रिपरेशन शुड सिट इन? अभी आपके पास अगस्त अटेम्प्ट के लिए ना टाइम पड़ा हुआ है। अभी से ये सोच के बैठोगे कि प्री मेच्योर अटेम्प्ट देनी है मैंने, तो फिर प्री मेच्योर ही होगा। सही है। तो अभी से ये सोच के बैठो कि मैंने अगस्त से पास करनी है, यू पीपल कैन पास। ये एफसीपीएस प्रिपरेशन का जो पीछे आप लोग को नजर आ रहा होगा, दिस इज अवर सब्सक्रिप्शन, आप ये कर लोगे फर्स्ट एड तो आपकी कवर हो जाएगी। फर्स्ट एड स्पेशल इसमें सब्सिडाइज की गई है जस्ट फॉर द पीपल टू पास एफसीपीएस। अदरवाइज सिर्फ फर्स्ट एड की सब्सक्रिप्शन इससे महंगी है। तो एफसीपीएस में फर्स्ट एड अगर आप कर लोगे, फर्स्ट एड आप कर लोगे, सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा जो मैंने आपको बताया था एमआर कैम वगैरह क्या हो सकता है, अगर आप फर्स्ट एड कर लेते हो, आप रफीला कर लेते हो, अब एफसीपीएस अगस्त अटेम्प्ट में बैठ जाते हो। अगस्त अटेम्प्ट के बाद आप क्या करते हो, आप
अभी जुलाई के अंदर ना आप लोगों के MR कैम, MRCS, MRCP, इसकी अक्टूबर अटेम्प्ट की सीट्स ओपन होनी है। आप अगर अपनी फर्स्ट एड अच्छी कर लेते हो, अपने FCPS निकालते हो अगस्त के अंदर, और अगस्त के बाद 2-3 महीने लगाते हो और उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन पूल करते हो, क्योंकि वो क्लिनिकल एग्जाम है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूल करते हो, तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन पूल करते हो, आप इजीली अक्टूबर में अपना MRCP, MRCS या MRCEM, इनमें से कोई भी एग्जाम जो आप देते हो वो निकाल सकते हो आसानी से। अगर आपने पहले फर्स्ट एड कर लिया, फर्स्ट एड आपको क्या फायदा देती है? बेसिकली वो आपको फर्स्ट इतनी अच्छी बेसिक ग्रिप दे देगी कि आप कोई भी क्लिनिकल चीज जब पढ़ने बैठोगे तो आपको पीछे वाली चीजें रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, आपको एंडो की क्लिनिकल चीजों की भी समझ आ रही होगी, बिकॉज बेसिक थिंग्स विल मेक क्लिनिकल इजी, राइट? तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर अगस्त वे डूइंग, हाँ हाँ हाँ, आप अगस्त अटेम्प्ट के लिए कर सकते हो रजिस्ट्रेशन का कोई मसला नहीं। दीज लेक्चर्स आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये लेक्चर्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली ही हमारी एप्लीकेशन भी आ गई है। कुछ बच्चों को इशू आ रहा था कि वेबसाइट पे वो दोबारा बार बार लिंक खोलते थे, थोड़ा सा मसला आ रहा था कि कुछ बच्चों को इंटरनेट का इशू आ जाता था। लेकिन जो अब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इज़ वेरी क्विक, वेरी स्विफ्ट। आप को एप्लीकेशन का नाम बता दिया जाएगा, iOS पे भी वो अवेलेबल है, वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। लर्निफाई ऐप है, उसको ओपन करना है, उस पे इंस्टीट्यूट कोड हम प्रोवाइड कर देंगे, आपने इंस्टीट्यूट कोड लगाना है, आपको हमारे लेक्चर्स शो होने लग जाएंगे। साथ ही आपने अपना सिंपल साइन इन करना है एक बारी। फिर उसके बाद आप आराम से अपने उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपके सामने लेक्चर होंगे। इट टेक लेस देन सेकंड टू लोड, और वो आसानी से लोड होता है। आराम से आप बैठ के जब मर्जी अपनी स्पीड पे देख सकते हो, अपनी पेस पे देख सकते हो। ओके, वो आपकी अपनी पेस होगी। AKU के लिए CV कितनी मैटर करती है? बहुत ज़्यादा मैटर करती है। AKU में CV ही तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एट द एंड, फॉर एग्जांपल, जो मुझे सबसे ज़्यादा था, जब मैं AKU का इंटरव्यू दे के निकला था ना, तो मैंने एक चीज़ कह दी थी कि या तो अगर AKU मेरा ना हुआ तो फिर मेरा कभी भी नहीं होगा AKU, क्योंकि क्योंकि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ था। दैट वाज टू गुड, बहुत स्विफ्टली गया था। हाँ, कुछ चीज़ें लक पे भी मैटर करती है कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हो रहा है, तो वो बहुत ही एक्सट्रीम अच्छा हो गया था इंटरव्यू, क्योंकि उसमें CV बहुत अच्छी थी, रिसर्चेस थी, ये टीचिंग का एक्सपीरियंस था, बहुत सी चीज़ें थी। उन्होंने जो मुझसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे, वो सारी चीज़ें भी होगी थी। एथिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, ये शुड बी एथिकली लाइक इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, AQ के लिए CV, हाँ तो CV तो बहुत मैटर, रिसर्च मैटर, हाँ। अगर स्पेशलिटी स्पेसिफिक है, वहां पे आपने ना बताना होता है खुद ही। मुझसे किसी ने रिसर्च का पूछा नहीं, लेकिन मैं बार बार बता रहा था कि मैंने रिसर्च की हुई है, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ रिसर्च की हुई है। वो कभी कभी रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। वो हर चीज़ के मार्क्स दे रहे होते हैं, उसमें 10 कॉलम्स होते हैं। 10 कॉलम में हर चीज़ के मार्क्स होते हैं। उसमें आपकी ड्रेसिंग के मार्क्स होते हैं, आपके वहाँ पे वे ऑफ प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, आप किस तरह से अपना इंटरव्यू दे रहे हो वो मार्क्स होते हैं, एथिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो 8 से 10 होते हैं, उनके अलग अलग मार्क्स होते हैं। हर एथिकल सिनेरियो को आप किस तरह से डील कर रहे हो, फिर आप मतलब आपके रिसर्च का किस तरह से एक्सपीरियंस है, आप उसको किस तरह से बता रहे हो उनको, ये हर चीज़ के मार्क्स हैं वहाँ पे। व्हाट इज़ बेटर? FCPS बेटर तो डेफिनेट सी बात है, FCPS है। जे कैट ये है कि अगर आपने सर्जरी में ही पाकिस्तान में रहना है तो जे कैट कर लो। FCPS इस वजह से बेहतर है कि अगर बाद में आप FCPS करके बाहर जाना चाहते हो तो सऊदीया में एटलीस्ट ये एक्सेप्टेबल है। फिर FCPS की थोड़ी सी वर्थ है, यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। FCPS में आपको शायद ना पता हो, लेकिन FCPS में एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। जब आपके 2 साल खत्म हो जाते हैं, फिर एक MTI एक्ट के थ्रू एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जिसमें आप अप्लाई करते हो, आपका इंटरव्यू होता है। अगर आपका इंटरव्यू पास हो जाए तो वो आपको बर्मिंगम या सऊदीया या कुवैत, ये डिफरेंट जगहों पे आपने जो सा प्रोग्राम दिया हो वहाँ पे बुलाते हैं। आप बाकी 2 साल की ट्रेनिंग वहाँ पे जाके करते हो, और आपको पे भी उधर के हिसाब से मिलती है। यानी अगर UK गए तो UK वाले आपको पे करेंगे। ऑलमोस्ट 3000 पाउंड करते हैं पाकिस्तानी, 10 लाख तक वो पे करते हैं। अब वो जो MTI प्रोग्राम होता है, उसमें अगर आपका हो जाए, फिर उसके बाद आपको OET पास करना होता है। OET पास करके आपको सबमिट करवाना होता है,
और फिर आप उधर जा सकते हो। आपको अपने इंस्टीट्यूट से रिज़ाइन करना होता है, उधर जाना है, 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, फिर वापस आना है, अपना पार्ट 2 देना है, 1 साल पाकिस्तान में रहना है, फिर आप दोबारा से उसी कंट्री में जा सकते हो। तो जे कैट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एफसीपीएस एटलीस्ट इसमें कुछ पक्ष छुपे हुए हैं जो आप लोगों को अभी नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ नहीं पता होती बच्चों को, जो मैं बता रहा हूँ। एफसीपीएस मेडिसिन के लिए फर्स्ट एड ज़्यादा बेहतर है या रफ़ी करनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट एड थ्योरी है, रफ़ी इज पास्ट। मैंने आपको बताया था 2 चीज़ों में मैं चीज़ों को डिवाइड कर रहा हूँ, एक मैं थ्योरी बुक्स डिवाइड कर रहा हूँ, एक बुक्स को मैं नाम दे रहा हूँ पास्ट। तो रफ़ी वाला इज बेसिकली पास्ट बुक, इट इज नॉट अ थ्योरी बुक ओनली। तो आपने रफी को प्राइमरी थ्योरी बुक नहीं इस्तेमाल करना, आपने रफी को पास्ट एमसीक्यूज की बुक के तौर पे इस्तेमाल करना है, पास्ट रिकॉल्स के तौर पे इस्तेमाल करना है। कैन यू गाइड हाउ टू बिल्ड अ सीवी? सीवी के बारे में आई विल गाइड। बाकी आई नो अबाउट फ्यू पीपल जो कि आपको सीवी बना देते हैं, अगर बनवानी हो, क्योंकि बहुत से बच्चे बनवा रहे होते हैं। If we have finances to do plab, should I prefer plab? FCP प्लैब में बड़ी सैचुरेशन हो गई है, एमआरसी ईएम दे दो, एमआर कैम दे दो, कोई कोई और ऑप्शन देख लो। प्लैब में बहुत सैचुरेशन हो गई है, प्लैब 2 भी पास नहीं होता जल्दी, 5-10 लाख फजूल का वहां पे लगता है। प्लैब 1-2 दे के बच्चे बैठे हुए हैं, प्लैब थोड़ा सा साइड पे कर दो अपनी जिंदगी से। इंटरव्यू कराची होता है, इंटरव्यू ऑनलाइन भी होता है, कराची भी होता है। प्रेफर करो कि कराची आके दे दो, मैंने कराची आके दिया था। ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, ऑनलाइन भी मेरी क्लास फेलो ने दिया था, उसका हो गया था, लेकिन खैर वो बाद में उसने ज्वाइन नहीं किया। और आगा खान में ना स्पेशलिटीज पूछ लो जिसमें जाना चाहते हो, एक बारी मुझसे पूछ लो। इतने बच्चे बैठे हो तो मैं अभी गाइड कर देता हूँ, क्योंकि ना सारी स्पेशलिटीज आर नॉट वर्थ इट। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज इतनी हेक्टिक ड्यूटी होती है, बच्चे छोड़ जाते हैं। कोई टॉक्सिक है, कोई हेक्टिक है। अगर मुझसे पूछो इमरजेंसी मेडिसिन, तो वो तो मैं कहूंगा कि अगर आप कराची आ सकते हो ना, कराची आके ट्रेनिंग करनी है, कर सकते हो। इस तरह के कोई मसले मसाइल नहीं है, तो आंखें बंद करके इमरजेंसी मेडिसिन इज द बेस्ट ट्रेनिंग। ये तो बेस्ट ट्रेनिंग है, इट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग ट्रेनिंग मेरे ख्याल से थ्रू आउट द वर्ल्ड होगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास और सब कुछ है। आ, हाँ, लेकिन पाकिस्तान में अगर दूसरी इमरजेंसी मेडिसिन की अच्छी ट्रेनिंग है वो शिफा में है, वो लेकिन वहाँ पे सफारी सिस्टम बहुत है। हाँ, मुझे प्रेफरेंस अगर इस सेंस में मांगी जाए, तो मैं शिफा को इस वजह से भी चूज करने का हक में आता क्योंकि वो पंजाब में था, तो मुझे पंजाब थोड़ा सूट करता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप चीज़ों के लिहाज से देखो, तो शिफा और आगा खान इमरजेंसी मेडिसिन अगर देखो तो इनकी अच्छी है। ओके, तो ये याद रखना। शौकत खानम की रेजिडेंसी बहुत रुलाती है, तो वो देख के करना। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत एक्सट्रीम हेक्टिक है, और बहुत ज़्यादा वो है, अकाउंटेबल करती है आपको। एफसीपीएस मेडिसिन के लिए फर्स्ट एड, अच्छा इफ़ वी हैव फाइनेंस, नहीं ये हो गया था। शिफा इंटरनेशनल, शिफा इंटरनेशनल की अच्छी है बट सिफारिश काफ़ी ज़्यादा है। व्हाट डू यू थिंक स्टूड आउट इन योर सीवी एंड इंटरव्यू दैट लेड टू योर इंडक्शन? सीवी में हर चीज़ ही मैटर करती है। मेरे एमबीबीएस में 82% ओवरऑल एग्रीगेट था थ्रू आउट, मेरी डिस्टिंक्शंस थी, गोल्ड मेडल था, पोजीशन थी, रिसर्चेज थी, वॉलंटियर वर्क 5-5 सालों का था जो कि जेन्युइन था, जिसमें कोई बनाया नहीं गया हुआ था। 1000 1000 आवर्स के मेरे वो वाले वर्क थे। तो देर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस था, वेबसाइट थी, फर्स्ट एड टीच की हुई थी। देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रोज जिसमें जो चीज़ें थी। क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और अगले साल और ज़्यादा कंपटीशन होना है, इस साल जो है। क्योंकि ऑलरेडी 3-4 इनके पास ऑलरेडी इन्होंने मेडिकल ऑफिसर इमरजेंसी मेडिसिन में हायर किए हुए हैं, जिनका नाम है रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। यानी अगले साल उनका अगर एफसीपीएस पास है, उन्होंने वैसे ही इंडक्ट हो जाना है। तो इमरजेंसी मेडिसिन में और बहुत कंपटीशन था। लास्ट ईयर भी जो बच्चे थे उनमें से 6 या 7 वो थे जो ऑलरेडी आगा खान में काम कर रहे थे। तो इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत कंपटीशन होता है। आगा खान के डेफिनेटली जो आगा खान में पहले से काम कर रहे होते हैं, उनको वो प्रेफर कर रहे होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें थी, इसी वजह से उन्होंने प्रेफर किया, अदरवाइज वो नहीं रखते, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाउ अबाउट एम सी पी एस इन एक्यू? एम सी पी एस में इतना आइडिया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वैसे हेक्टिक ही है, लेकिन 2 साल का है, 2 साल का हेक्टिक का मसला नहीं होता वैसे। व्हाट डू यू थिंक स्टूड आउट? हाउ आर यू मैनेजिंग योर ट्रेनिंग अलॉन्ग विद एफ सी पी एस प्रेप क्लास सिमिल्टेनियसली? अच्छा, जो एफ सी पी एस प्रेप क्लास है ना, वो बेसिकली मैंने बताया दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। ऑलरेडी लेक्चर्स वेबसाइट पे अपलोडेड है, ये सारे लेक्चर्स हो चुके हैं।
कर दिए हुए हैं, क्योंकि बच्चों का बहुत मसला आता है कि कोई जॉब पे गया होता है, कोई हाउस जॉब कर रहा है, तो बच्चे लाइव लेक्चर्स नहीं ले पाते। तो वेबसाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे 24/7 अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। उधर हम रिकॉर्ड शेयर करते हैं, उधर हम टेस्ट शेयर करते हैं, उधर इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो डेली बेसिस पे शेयर होते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये चीज़ इस तरह करो, ये इस तरह करो, ताकि फिर उनको गाइड करते रहते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन उन्होंने खरीदी हुई है इस तरह से उसको यूटिलाइज करो, ये लेक्चर अभी देखो, ये बाद में देख लो। उनको एक टारगेट दिया हुआ है, तो वो ओवरऑल इस तरह से इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज, तो ये हो जाता है मैनेज ऑल द ट्रेनिंग्स। आजकल आई एम ऑन रोटेशन, सो माई ड्यूटी इज़ वेरी हेक्टिक। आई डेली डू, मैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे हॉस्पिटल होता हूँ, 6 days a week, यानी 72 to 75 आवर्स। लेकिन अभी एट द मोमेंट मैं जनरल सर्जरी में रोटेशन पे था। तो मतलब ये चीज़ आ जाती है कि आपको रोटेशंस पे फिर उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो पहले 2 साल थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। बाकी व्हाट अबाउट, अच्छा सर्जरी लाइट के लिए सर्जरी जैसी प्रेप करना होती है, सर्जरी लाइट के लिए भी सर्जरी जैसी, सर्जिकल लाइट मुझे समझ नहीं है। सर्जरी लाइट के लिए आप कौन सा जे कैट पूछना चाह रही हो, एक यू पूछना चाह रही हो जो डॉक्टर अहमद का मैसेज आया हुआ है? एफसीपीएस में इंटरव्यू होता है? नहीं, एफसीपीएस में सीआईपी में इंटरव्यू नहीं होता, जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी होती है। ऐसा आप लोगों को ये भी नहीं पता होता। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि डेफिनेट सी बात है, गाइडेंस नहीं होती। एक दो चीजें होती हैं जो सीआई पे आप सुनते हो ना, जिसमें आप सुनते हैं बीएचयू के मार्क्स है, इसके मार्क्स है, हार्ड एरियाज के मार्क्स है। सीआईपी होती है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इन पंजाब, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पंजाब के हैं वो उसमें अप्लाई होती है सिर्फ। जो पंजाब के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे जिना हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, डीएचयू, इस तरह वाले में अप्लाई होती है ट्रेनिंग के अंदर। पीआईसी हो गया। जो पंजाब में या कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनमें सीआईपी नहीं होती, उसमें हमने एफसीपीएस पास करना होता है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, उनका अपना, किसी का टेस्ट होता है, किसी का इंटरव्यू होता है, किसी का दोनों होता है। तो आपने वो उसके अकॉर्डिंग करना होता है और फिर वो आपको इंडक्शन मिलती है। जो सीआईपी की तनख्वाह होती है, जो पे होती है, वो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही है। जो प्राइवेट की पे होती है वो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे करते हैं, इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट पैसे नहीं दे रहे होते। तो अच्छा, जनरल बाकी पूछ रहे होते हैं कि एकेयू में पे कैसी है, तो एकेयू में ईयर 1 की पे ऑलमोस्ट 120 होती है। तो पे मतलब गुड अगर आप अकेले आ रहे हो यहाँ पे। लेकिन अगर वही इफ़ यू आर मैरिड तो फिर आपको सिर्फ पे थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन मैनेज हो सकता है। मैनेज हो सकता है अगर आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स है, या आपके पास घर वाले आपके पीछे खड़े हुए हैं, या आपका जो स्पाउस है वो भी अर्न कर रहा है, तो फिर आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। लाइक 120 में यू कैन मैनेज 130, क्योंकि 10,000 आउट स्टेशन अलाउंस होता है, तो 130 में यू पीपल कैन मैनेज एक हद तक। What about medicine? Medicine is very hectic at AKU. बहुत hectic है medicine पीरियड ईएम इन AKU। Medicine is very hectic, very hectic, very hectic। इसलिए बहुत छोड़ जाते हैं। और इन AKU यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एवरी एक्शन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है हर चीज़ की। इमरजेंसी मेडिसिन इज अमेजिंग एट AKU, बहुत अच्छी है। पीड्स अच्छी है, अच्छी है। अ, थोड़ी सी हेक्टिक है, पीड्स हर जगह ही हेक्टिक होती है। असल में जो चीज़ हर जगह हेक्टिक होती है ना, फिर उसमें एक ही यू और बाकी से मैं कंपेयर नहीं करता, लेकिन जो चीज़ बाकी जगहों पे आसान होती है और इधर हेक्टिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिसिन एंड लाई एक यू में रखनी चाहिए। अच्छा, जब एक यू आप लोग अप्लाई करोगे ना, आप सिर्फ एक स्पेशलिटी में अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते कि मैं इसमें भी अप्लाई कर दूं, मैं उसमें भी अप्लाई कर दूं। फॉर एग्जांपल आपने एक यू में अप्लाई करना है, आप कहते हो कि मैंने मेडिसिन में जाना है, तो आप सिर्फ मेडिसिन में अप्लाई कर सकते हो। फिर मेडिसिन में भी दो तरह के प्रोग्राम है, एक 2 ईयर प्रोग्राम है, एक 4 ईयर प्रोग्राम है। तो अगर आप एक ही यू की हवा खाना चाहते हो और बाकी आप ट्रेनिंग कहीं और से करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डू कार्डियोलॉजी इन फ्यूचर, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ही यू में मेडिसिन के 2 साल कर लो, 2 साल कर लो, बाकी जो कार्डियो की ट्रेनिंग है वो पंजाब से कर लो, तो इस तरह से भी होता है। तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। गायनी ऑप्स का बताएं सर? गायनी ऑप्स हेक्टिक है इधर वैसे। ईएनटी इन एक यू, अच्छा ईएनटी ना, पता नहीं, उधर रेजिडेंट 4 इंडक्ट हुए थे, उसमें से 3 छोड़ गए हैं। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन कोई वजह है ईएनटी। तो इस वजह से आई एम नॉट श्योर इट्स गुड और नॉट। 4 में से 3 छोड़ चुके हैं।
फिर प्लीज टेल व्हाट थिंग्स शुड डू इन हाउस जॉब टू बिल्ड अ गुड सीवी। हाउस जॉब में बेस्ट हाउस ऑफिसर सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करो अपने की उससे बना के रखो ना, जो आपका होता है रोस्टर इंचार्ज होता है, रजिस्ट्रार ही कहेंगे आपका, हाँ जो रजिस्ट्रार होता है रजिस्ट्रार से बनाओ। रजिस्टर जो हाउस जो जॉब में होता है, उससे बाद में कहो कि मुझे हाउस ऑफिसर बेस्ट हाउस ऑफिसर सर्टिफिकेट बनाए। सर प्लीज टेल व्हाट थिंग शुड डू ड्यूरिंग हाउस जॉब। प्लास्टिक सर्जरी इन AKU। प्लास्टिक सर्जरी अच्छी है, अच्छी है। इस जनरल सर्जरी इन AKU वर्थ इट। अच्छा, जनरल सर्जरी में ना ये ज़्यादातर लड़कियों का रखते हैं AKU में। और AKU में GS में अगेन उसमें भी ईयर जनरल सर्जरी का आगा खान में 5 ईयर का प्रोग्राम है, ये याद रखना। जनरल सर्जरी पंजाब में 4 साल की होती है, आगा खान का जनरल सर्जरी का प्रोग्राम 5 साल का होता है, तो ये याद रखो। पैथोलॉजी ने की हाँ ये वाली फील्ड सही है। हाँ एक और, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी इज आ वेरी गुड फील्ड एट AKU। बहुत अच्छी रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी अच्छी फील्ड है, हेक्टिक है, आसान नहीं है। रेडियोलॉजी ओवरऑल आसान फील्ड नहीं है। अगर लोग कहते हैं ना कि यार रेडियोलॉजी कर ले तो आसान फील्ड होगी, कोई आसान फील्ड नहीं है। इट इज़ अ वेरी हेक्टिक एंड वेरी डिफिकल्ट फील्ड बट वेरी अमेजिंग एट AKU। बहुत हेक्टिक भी नहीं है, लेकिन इतनी कम हेक्टिक भी नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। AKU में इमरजेंसी की ड्यूटीज हेक्टिक होती हैं, हम किसी और टेस्ट की प्रेप कर सकते हैं साथ, नहीं AKU में इमरजेंसी के साथ बहुत आसानी से नहीं प्रेप कर सकते बाहर के। और अगर इमरजेंसी छोड़ के जानी है तो फिर इमरजेंसी में अप्लाई ना करें, फिर हमें नुकसान होगा ना। डू दे ऑल्सो ऑफर MCPS है? हाँ MCPS के कुछ प्रोग्राम्स है क्यों में। कैन यू गाइड अबाउट रिसर्च? रिसर्चेज का अलहदा से गाइड करूंगा, एक बड़ा टॉपिक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग रेजिडेंसी मिड वे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल? पे वापस करनी होती है यार गवर्नमेंट में, हाँ कुछ मसले मसाइल तो होते हैं, 6 महीने बाद कर रहे हो या लोग नहीं भी पे वापस करते, अब वो लोगों पे डिपेंड करता है। अब ये 2 नंबरियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा, अब इसका मुझे आइडिया नहीं है सर में। कैन यू टेल अबाउट जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट इन AKU? अच्छा है, लेकिन अगेन अकाउंटेबल है। जनरल सर्जरी करनी है तो पंजाब से कर लो, अपने इंस्टीट्यूट से करो। उसकी रीज़न ये है कि आपको एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए। फेलोशिप करने AKU आ जाना। फेलोशिप, अब हमारे साथ फेलोशिप में सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से एक है, डॉक्टर निहाल। ही वाज असिस्टेंट प्रोफेसर एट सर्विसेज। असिस्टेंट प्रोफेसर थे या सीनियर थे, मतलब जनरल सर्जरी उन्होंने उधर से की हुई है, उधर जॉब भी करते रहे हैं। अभी पिछले साल वो AKU के अंदर आया है एज अ वेस्कुलर सर्जरी फेलो। तो फेलोशिप करने आ सकते हो तो उसमें होगा। सर वाई डोंट यू गिव एनी डाउनलोडिंग ऑप्शन? बिकॉज एप्लीकेशन में कोई डाउनलोडिंग ऑप्शन एट द वेरी मोमेंट नहीं है, तो वो फिलहाल बिल्ट इन नहीं है। और आप लोग वेबसाइट पे जाके लेक्चर देख सकते हो लाइव। सर हाउ टू डू वॉलंटियर वर्क, हाउ टू गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर इट? वॉलंटियर वर्क हर सोसाइटी में हो रहा होता है, ये तो आपको मिल जाएगी। योर वेबसाइट इज स्लो। हाँ इसलिए तो बताया ना, वेबसाइट पे कुछ लोगों को इशू आ रहा था, वो भी कुछ लोगों को आ रहा था, लेकिन जिन लोगों को आ रहा था इसी वजह से एप्लीकेशन वाला पार्ट आ गया है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आप मुझे टेक्स्ट करो, आप ईमेल कर दो MSS प्रीमियम, वो आपको बताएगा एप्लीकेशन कौन सी डाउनलोड करनी है। उस पर आपको इंस्टीट्यूट कोड प्रोवाइड किया जाएगा, आप उधर ओपन करोगे, दैट इज़ वेरी स्विफ्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ है वो। तो उस पे आपको स्पीड का मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इट इज फास्टर देन नेटफ्लिक्स। सर्जरी अलाइट के लिए भी सर्जरी जैसा प्रेप करना होता है? नहीं, सर्जिकल अलाइट के लिए मेडिसिन जैसे ही प्रिपेयर कर लो, कोई इतना मसला नहीं होता। सर्जरी उसी तरह की आती है, पेपर FCPS का एक तरह की होता है सब में। हाउ इज द इंटरनल मेडिसिन इन AKU? इज इंटरनल मेडिसिन एवरीवेयर इन पाकिस्तान? नहीं, इंटरनल मेडिसिन पाकिस्तान में टफ नहीं है, गवर्नमेंट में बड़ी आसान होती है। अ, लेकिन हाँ ये है कि सीख तो बहुत कुछ जाओगे यकीन में आके, सीखता बंदा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगेन थोड़ी सी ज़्यादा टफ है, ज़्यादा टफ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सर सर्जरी नहीं की अगस्त अटेम्प्ट के लिए, टाइम कम है प्रेप के लिए। अगस्त अटेम्प्ट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, ज्वाइन आवर सेशन, आप लोग फर्स्ट एड करो उधर से, रफ़ीउल्लाह उधर से हो जाएगी आपके लेक्चर्स के थ्रू, और आप साथ SK कर लो, आपका पास हो जाएगा इंशाल्लाह। AKU के लिए कब कर सकते हैं अप्लाई? अभी जून में आएगी, जब आएगी सीट्स मैं बताऊंगा, ग्रुप्स के अंदर बताऊंगा। पैथोलॉजी सही है AKU में, ये सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कोशिश करूंगा।
कि इसको अपलोड कर दूँ। अगस्त अटेम्प्ट के लिए टाइम कम है प्रेप के लिए, उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन अगस्त अटेम्प्ट के लिए। लास्ट थिंग, हाउ इज ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरोसर्जरी? अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स इज गुड, लेकिन अगेन ऑर्थोपेडिक्स इज वेरी हेक्टिक एट AKU, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। लेकिन जो लड़के हैं वो कर सकते हैं अगर वो हेक्टिक करने के मूड में हैं, लेकिन अच्छी है। और AKU में ऑर्थो इज बहुत कुमार है। सर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ओके नेफ्रोलॉजी, हाँ ये एक चीज़ भूल गया, नेफ्रोलॉजी इज वेरी गुड एट AKU। नेफ्रोलॉजी इज अ गुड फील्ड टू अप्लाई एट AKU। उनका अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ कंसल्टेंसी लेके घूम रहे होते हैं। और खैर AKU में डिपार्टमेंट तो है नहीं सेपरेट, कंसर्ट्स देखनी होती है और डिफरेंट सिनेरियो है। खैर वो एक लंबी स्टोरी है किस तरह से चलता है, लेकिन नेफ्रोलॉजी अच्छी फील्ड है AKU में। जून में ओपन होगी। टेस्ट 4 दफ़ा कंडक्ट होता है, इंडक्शन 2 दफ़ा होती है FCPS की ना। अच्छा, बेस्ट कॉम्बिनेशन, लास्ट थिंग जो कि आप लोग को जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोग पूछ रहे हो, लास्ट थिंग फिर हम खत्म करते हैं। आई होप आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग की क्यूरीज क्लियर हो गया। आई ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर एंड वेरी ओपन फॉर यू। बहुत आसान करके सारी चीज़ें आप लोग को समझाना चाहिए, ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कितनी डिटेल में जाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैं भी बोल बोल के काफ़ी थक चुका हूँ। FCPS प्रिपरेशन के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी, टू बी ऑनेस्ट आई ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड द थिंग जो कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे। वो अपनी हो या पढ़ाई हो, मैं आपको हमेशा वही बताता हूँ जो आपको फ़ायदा दे। स्केची स्केची अच्छी थी, मैं वो बताता हूँ, पिक्सलाइज अच्छी हो। FCPS में आपको जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ फ़ायदा देती है वो फर्स्ट एड देती है। अभी खोलें फेसबुक ग्रुप्स, जिनके फेल हुए हैं या जिनके पास हुए हैं पेपर मई के और अगस्त के और फेब के, हर बंदा एक बुक कह रहा होगा कि काश हमने फर्स्ट एड पढ़ ली होती, क्योंकि पहले ये ट्रेंड नहीं होता था, पहले होता था पास पेपर, लेकिन अब फर्स्ट एड में से आता है। तो फर्स्ट एड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। रफ़ीउल्लाह और SK, साथ AA वगैरह जो मैंने बताया गया, जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर फर्स्ट एड आपकी सारे सिस्टम्स जो हैं, सारे सिस्टम्स उसके अंदर आपके हो जाएंगे। रफ़ीउल्लाह आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट उसमें हो जाएगी। तो जब हमारे लेक्चर्स आप अब सुनते हैं वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में, तो ये लेक्चर सुन के आपने साथ डेली SK या AA में से MCQs प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग का इंशाल्लाह FCPS पास हो जाएगा। यू पीपल कैन गेट प्लान फ्रॉम अस, हमारे पास 90 60 30 का PDF बना के हमने रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल जो थोड़ा लेट भी ज्वाइन करते हैं, जो कहते हैं हमने 45 डेज में करनी है, तो वो 60 डेज वाले प्लान या 30 डे वाला प्लान यूज़ कर लेते हैं, सोचते हैं उसके हिसाब से अपना स्केड्यूल रोस्टर सेट करते हैं, उसमें वो ऐड कर लेते हैं। 30 डेज में थोड़ा मुश्किल है, 50 to 60 डेज में ये प्लान फॉलो हो पाएगा ज़्यादा आप लोगों से। तो इस वजह से अगर तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा हाउस जॉब में पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो। हाउस जॉब के बाद आपके पास 45 to 50 डेज होंगे, उसमें से 30 to 35 डेज में लेक्चर्स देखो, साथ साथ MCQs करते रहो, और आखिरी 10 दिन डेडिकेटेडली MCQs पे दो। यू पीपल कैन पास। A lot of students were asking about the price to the subscription। अगर हमारे आप फर्स्ट एड के जानते होंगे, इट्स सिंगल, सिर्फ फर्स्ट एड के 15K के होते थे लेक्चर, बट ये हमने थोड़ा टाइमलाइन थोड़ी कम करके स्पेशल आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन डिज़ाइन की है, जिसके अंदर फर्स्ट एड भी है, रफ़ी भी है, और बाकी हाई यील्ड पॉइंट इन दोनों के आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, और फर्स्ट एड के इसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए हैं। फर्स्ट एड के सिस्टम्स तो कंप्लीट है जो कि मैंने टीच किया हुआ है। रफ़ी में जो कंप्लीट है वो डॉक्टर समन ने टीच की हुई है। तो आप लोगों के ये सारी थ्योरी प्लस ये सारा पास्ट ऑलमोस्ट इधर सारा कवर हो जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द अगस्त अटेम्प्ट इज़ 9500, और अगर नवंबर अटेम्प्ट में आप देना चाहते हो तो इट इज़ इन 13.5K आफ्टर डिस्काउंट। सो यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, और यू पीपल कैन ईमेल। कोई वेबसाइट का इशू है या कोई भी मसला है तो ईमेल कर दिया करो, बिकॉज वेब टीम होती है वो उधर देखती रहती है। सो you people can pass this exam. All you need to do is have confidence in yourself। एक इस एग्जाम में आखिरी टिप, अपने जो ज़िंदगी को आप फ़ायदा दे सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू, एक चीज़ इस एग्ज़ाम में कर लो, बेशक नवंबर अटैम्प्ट दे रहे हो या अगस्त अटैम्प्ट दे रहे हो, अपनी फर्स्ट एड एक बारी ज़िंदगी में पढ़ लो। बिकॉज दिस फर्स्ट एड इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी इंटरनेशनल एग्जाम इन फ्यूचर, एवरी इंटरनेशनल एग्जाम इन फ्यूचर, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। So I hope I have communicated all those things to you. So uh,
if you people get benefit of it, so you people can spare 1 minute or 2 minute from your hectic schedule of your life in the comment section और बता सकते हैं कि आप लोग को इस चीज़ों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ. So thank you very much for listening it. So inshallah we'll meet soon with a detailed guideline again, but after a month, क्योंकि जब आपकी हाउस जॉब खत्म होगी फिर एक बारी मैं दोबारा सेशन करूंगा जिसके अंदर मैं दोबारा एक बारी डिटेल गाइडलाइन दूंगा और मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा क्योंकि तब अगस्त में आप लोगों का AKU का एग्जाम आने वाला होगा तो फिर मैं उसके टिप्स एक्स्ट्रा दूंगा. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.